दोस्तों, हर एक इंसान किसी न किसी चीज में विश्वास करता है। कोई अल्लाह, कोई गॉड, तो कोई भगवान बोलता है। पर लेकिन अगर आप लोग जाएंगे मैक्सिको के अंदर, तो मैक्सिको के अंदर एक ऐसा पर्टिकुलर पॉपुलेशन का एक तबका हो चुका है जो कि एक शैतान की पूजा करता है। जो शैतान की पूजा की जाती है यहां पर, इनको बोलते हैं सेंट मोर्टे। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा सोसाइटी में कई तरीके के लोग रहते हैं। जैसे कुछ क्रिमिनल कैटेगरी के लोग रहते हैं, कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले, कुछ जेल में जाते हैं मर्डर केस कर या फिर अलग अलग तरीके के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो होता क्या है, जो लोग सही डायरेक्शन में चलते हैं अपनी जिंदगी को सही तरीके से लेके, वो तो अपना प्रॉपर जो भी उनके रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, तो वो सब चीजें अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। पर लेकिन एक ऐसा तबका सोसाइटी में जिसको सोसाइटी से बहिष्कृत कर दिया गया है, यानी कि ये इंसान जो है, ये बेसिकली जो नॉर्मल इंसानों के जाने की जगह होती है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, वहां पर उनको अलाउ नहीं किया जाता है। तो इन्होंने अपना एक अलग ही गॉड क्रिएट कर लिया, यानी कि एक अलग ही भगवान बना लिया, जिसको बोला इनके द्वारा गया सेंटा मोर्टे। सेंटा मोर्टे यानी कि सेंट ऑफ डेथ। तो मैक्सिको के अंदर यहां पर आज की डेट में ये जो गॉड है ये काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है क्या, बेसिकली जा रही है। और यहां पर इतना विश्वास लोगों का हो गया है कि अपनी बॉडी पर इसके जो टैटू है यहां पर आप लोगों को गुथे हुए यहां पर देखने को मिलेंगे। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी जब इस कल्चर के बारे में मैं पढ़ रहा था, लोगों का जो विश्वास है वो बिल्कुल भी किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है। यानी कि यहां पर मैंने देखा, आप लोगों को अगर मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहूं तो ऐसी भी वीडियो आप लोग यहां पर देखते हुए पाओगे। लोग जो है यहां पर जब आते हैं श्रद्धा करने के लिए, इवन सिगरेट तक यहां पर बेसिकली एक तरीके से यहां पर चढ़ाई जाती है इनके नाम पर। और अलग अलग श्रद्धा से लोग यहां पर आते हैं, कोई घुटनों पर चलता हुआ लोग यहां पर आता हुआ नजर आएगा। तो मैक्सिको के अंदर एक काफी लार्ज स्केल पर आज की डेट में यहां पर ये आप लोगों को रिलीजन जो है वो पनपता हुआ नजर आएगा। लगभग 20 मिलियन से भी ज्यादा आज की डेट में यहां पर इसके फॉलोवर हो चुके हैं। पहले मैक्सिको में आप लोगों को देखने को मिलते थे, अब अलग अलग एरिया में भी यहां पर काफी ज्यादा इंक्रीज इनके फॉलोवर का होता हुआ जा रहा है। यानी कि सेंट ऑफ डेथ, तो यहां पर ये बेसिकली सेंटा मोर्टे एक ऐसा रिलीजन बन चुका है अलग से, जिनको सोसाइटी में लोगों को कोई पूछता नहीं है, लोगों को जगह नहीं देता है। तो यहां पर ये अपना पूरा बिलीफ दिखाते हैं और यहां पर उनको उससे काफी ज्यादा फायदा भी होता है। आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि जिस भी चीज में आप लोग विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं यहां पर बीच में आ जाती है। तो अगर आप लोगों ने किसी चीज पर विश्वास कर लिया, हाँ ये चीज है, तो फिर वो चीज आप लोगों की जिंदगी में घटित होने लगती है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहां पर, जो लोगों का विश्वास है वो सेंटा मोर्टे में हुआ। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी लेडी जिनको प्रेगनेंसी कंटेन करने में दिक्कत हो रही थी, वो प्रेगनेंसी कंटेन करने लगी। और भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सोसाइटी में कोई मानता नहीं था, कहीं पर उनको कोई फायदा नहीं होता था किसी के साथ में किसी भी तरीके से कनेक्ट रहने से, यहां पर उनकी श्रद्धा रहने लगी और विश्वास करने लगे और कुछ भी जाकर चढ़ाते हैं यहां पर। यानी कि कुछ भी प्रतिबंध नहीं है। कोई वहां पर चिप्स चढ़ा रहा है, कोई सिगरेट चढ़ा रहा है, कोई वहां पर मतलब एक तरीके से मतलब जिसको दारू चढ़ानी है, जो भी मतलब जिसको मन करता है। तो बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप लोग बात करें, जैसे नहीं एक तरीके से जब बुद्धिज्म हमारे देश में आया तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि आप लोगों के ऊपर कोई प्रतिबंध है। तो इस तरीके से उस चीज को रखा गया कि जिसका जो श्रद्धा है वो उस तरीके से फॉलो करे। इसलिए कहते हैं हमेशा कि बुद्धिज्म का पाथ फॉलो करो, यानी कि मिड पाथ फॉलो करो, यानी कोई आप लोगों के ऊपर ज्यादा प्रतिबंध नहीं है। तो इसी तरीके का यहाँ पर ये एक रिलीजन है जो कि मुझे जानने को मिला जब मेरे सामने कुछ न्यूज आई होप कि आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। बताइए कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पर ये नया रिलीजन। और अगर कोई ऐसा रिलीजन अगर अपने देश में देखने को मिले तो क्या कोई फॉलो करना पसंद करेगा कि हाँ यार एक तरीके से कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी तरीके आप लोगों के ऊपर बाउंडेशन लगा हुआ है, या फिर आप लोग अपना जो जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं उससे खुश हैं, या फिर कुछ नया भी आप लोग एंट्री करना चाहेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से ये बातें पूछूं तो आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय देंगे। काफी इंटरेस्टिंग लगा, आप लोगों को कैसा लगा बताइए इसके बारे में। आज का डिस्कशन काफी शानदार रहेगा, बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों को जानने को मिलेंगे। आर्टिकल सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा यार ये डिस्कशन। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे काफी डिटेल में और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यूज एनालिसिस के साथ में। कल क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर बताना भूल गया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार। आज उनके आंसर भी दूंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा। न्यूज एनालिसिस में कई सारे आर्टिकल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को आंसर राइटिंग में भी फायदा पहुंचाएंगे। एडिटोरियल के बाद में न्यूज एनालिसिस जरूर देखिएगा, जिसमें यहां पर काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं डिस्कस करूंगा। खासकर एक तो बात करेंगे डिलिमिटेशन के बारे में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, हालांकि एडिटोरियल पर भी है तो वहां पर कवर कर लेंगे। एक मुद्दा है यहां पर एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में, तो वो मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा न्यूज एनालिसिस के अंदर। और भी कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को जो वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं हमें फायदा पहुंचाएंगे। बाकी और कई सारी चीजें हैं यहां पर जो हम लोग देखेंगे एडिटोरियल की फॉर्म में डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। एक छोटा सा ओवरव्यू यहां पर 1-2 न्यूज का आप लोगों को बता दूं जो कि फ्रंट पेज पर ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लुधियाना के अंदर यहां पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन देखने को मिला, जिसमें यहां पर 1 की जान गई और 6 लोग इंजर्ड भी हो गए। तो सबसे बुरी बात यहां पर यह है कि अभी इलेक्शन आप लोगों को पंजाब के अंदर देखने को मिलेंगे 2022 में।
तो उसी के चलते यहां पर यह बताया जा रहा है कि इलेक्शन के माहौल में इस तरह की हरकतें अभी यहां पर देखने को मिलने लगती है जहां पर भी इलेक्शन होता है। तो ये काफी एक बुरी दुर्घटना आप लोगों को देखने को मिलती है जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है। तो कोशिश करो कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा ना जाओ। और जिस तरीके से आज की डेट में कोविड-19 के चलते यहां पर चीजें आगे बढ़ रही हैं, ओमिक्रॉन आप लोगों को पता है काफी लार्ज स्केल पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक यहां पर रिक्वेस्ट की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं उनको पोस्टपोन कर दिया जाए और यहां पर जो भी रैली वगैरह चल रही है उत्तर प्रदेश में इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उसको रोका जाए, वरना एक नया हब देश के अंदर बन सकता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारा जो उत्तर प्रदेश है बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर, तो वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है कि यहां पर दुनिया में अगर बात करेंगे ना ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलेशन के बेस पर, तो टॉप पे आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। हमारे देश में तो सबसे ज्यादा पॉपुलस ये एक तरीके से रीजन ही है। अगर आप लोग जाकर सर्च करोगे विकिपीडिया पर और ऑल ओवर वर्ल्ड में कंट्री देखोगे सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री कौन सी है, तो उन कंट्री में 5वें नंबर पर आप लोगों को उत्तर प्रदेश नजर आएगा कि अगर उत्तर प्रदेश कंट्री होता तो वहां 5वें नंबर पर उसकी पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलती। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो अगर यहां पर कोविड-19 एक बार को फैलना स्टार्ट हो गया तो उसको रोकना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? इलेक्शन होने चाहिए अगर यहां पर इस तरीके से कोविड-19 की चीजें चल रही हैं, या फिर इलेक्शन नहीं होने चाहिए? यस या फिर नो में आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। ओके, तो आइए पहले आज के एडिटोरियल यहां पर देखेंगे कौन कौन से एडिटोरियल हम लोग को डिस्कस करने हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। काफी शानदार एडिटोरियल है, सुनकर आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। ऐसे ऐसे जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहां पर बताता हुआ चलूंगा, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती चली जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आप लोगों का रिवीजन भी कराएंगी। आप लोगों को मैं यहां पर अभी आर्टिकल डिस्कस कर रहा था डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। अभी यहां पर एडिटोरियल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। जब किसी आर्टिकल को आप लोग न्यूज एनालिसिस में कवर कर लेते हो और फिर एडिटोरियल उसके साथ में जुड़ जाता है, तो इसका मतलब यह कि यहां पर आप लोगों की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई और यहां पर आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसके पीछे क्या क्या चीजें हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। तो यहां पर अब आप लोग यहां पर हर एक लेवल पर, यानी कि अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की, इंटरव्यू की, हर एक लेवल पर, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट उसको लेकर क्लियर हो चुका है। तो डिटेल में जानेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, अगर डेटा आप लोगों के पास में रहेगा तो हेल्थ के लिए आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल सकेंगे। तो समझेंगे क्या जरूरत है और कई सारी और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा। कुछ स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इसी के साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर राइटिंग में भी आप लोग अपना हाथ जो है अच्छे से बैठा पाएंगे। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे। नीचे जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, जो कि कई बार न्यूज में रहता है। बात करेंगे यहां पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो एक स्कीम भी आप लोगों की तैयार हो जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, जो कि खासकर काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जब यहां पर हम लोग बात करते हैं। तो बेसिक स्टैटिक पोर्शन यहां पर कवर करूंगा स्कीम का, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर हमारे देश में अभी आप लोगों को एक न्यूज देखने को मिली, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी यहां पर ये बातें बताई गई थी कि लगभग हम लोग आज की डेट में 1300 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो इंश्योरेंस की फॉर्म में दे चुके हैं लोगों को, जिनका बैंक में पैसा डूब गया था उसको। तो उसी के चलते यहां पर एक इसी चीज के बारे में बात की जा रही है। यहां पर हम लोग डिटेल में समझेंगे आखिर क्या मुद्दा है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल का। तो इसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से, और भी कई सारी बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी। ये जो डेटा पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेटा पॉइंट पर यहां पर हम लोग नजर डालेंगे, ये काफी आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन रुपये के बारे में बात की जा रही है, और हमारी जो रुपये है वो अभी फिलहाल वर्स्ट परफॉर्मिंग रुपये चल रही है। तो एक ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन इससे देखने को न मिले। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, ये यहां पर बेसिकली जर्नलिज्म के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर वैसे हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है अगर देखा जाए तो, यहां पर बेसिकली चिले की पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है। पर लेकिन अगर आप लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से कहीं पर बने और कई बार फिजिकल जो चीजें आप लोगों से मैप की पूछ ली जाती है, तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके चलते मैं आप लोगों से थोड़ी सी यहां पर बात करूंगा इसके बारे में, ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। स्टार्टिंग में छोटा सा एक आर्टिकल है जिसको आप लोग समझ पाओगे। हुआ क्या, यहां पर एक नए लीडर अभी चुनकर आए, तो नए प्रेसिडेंट जो चुनकर आए, आप लोगों से देखिए अगर एनडीए सीडीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई बार इस तरीके से, जिस तरीके से कि हाँ इस पर्टिकुलर कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है, अभी रिसेंटली जो न्यूज में था, ठीक है। ऐसा आप लोगों से एनडीए सीडीएस में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं जो पर्सन स्पेसिफिक होते हैं। इवन चाइना के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम वहां पर पूछ लिया गया था, ठीक है, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो कई बार ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में हल्का सा आप लोग यहाँ पर आइडिया जरूर रखेगा। अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गैब्रियल बोरिक ये नए अभी यहां पर लीडर चुनकर आए चिली के अंदर में, अभी नए प्रेसिडेंट यहां पर चुनकर आए, तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में है। ये एक टीचर थे यूनिवर्सिटी ऑफ चिली के अंदर में, और फिलहाल ये एक लीडर है यहां पर पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है सोशल कन्वर्जेंस।
तो यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर देखेगा स्टार्टिंग में तो मुझे लगा ये भी यहाँ पर उन्हीं सेंट ऑफ जो डेथ हैं उनके बेसिकली फॉलोवर है, ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर लग रहा था। चलिए, पर जो भी है यहाँ पर अगर बात करें तो अगर बात करेंगे चिली के बारे में तो सैंटियागो इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी पैसिफिक ओशन के पास में आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली नजर आएगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि एंडीज माउंटेन जो रेंज है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है साउथ अमेरिका के अंदर जब आप लोग जाते हैं। और अगर पर्टिकुलर इस एरिया के बारे में आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अट्टाकामा डेजर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अट्टाकामा मरुस्थल कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा। और हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कोई भी लोकेशन अगर न्यूज में होती है उसका बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसलिए मैप हमेशा देखते रहा करो ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न रहे। इसी के साथ में यहाँ पर अमेजन फॉरेस्ट और अमेजन रिवर देखने को मिलेगी। मैक्सिमम रीजन इसका ब्राजील के अंदर आप लोगों को नजर आएगा। और यहां पर अगर बात करें अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे, परग्वे, बोलोविया हो गया, ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, ठीक है। यहां पर इक्वाडोर हो गया, कोलंबो हो गया, वेनेजुला हो गया। वेनेजुला ये वही कंट्री है जहां पर हमारे देश के आसपास में ही डीमोनेटाइजेशन हुआ था, पर लेकिन यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा घुटने टेक दिए गए थे डीमोनेटाइजेशन के सामने। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो डीमोनेटाइजेशन से देश को निकाल कर ले गए। तो ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी। कई सारे लीडर जो रहते हैं वो उसको झेल नहीं पाते हैं, जैसे यहाँ पर कंडीशन देखने को मिली। तो एक छोटा सा आर्टिकल, वैसे पॉलिटिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर जो मैंने आप लोगों को बताया ये हमारे लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। मैप में किसी भी लोकेशन का नाम सुनते आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन नजर आनी चाहिए आप लोगों के दिमाग में, अच्छा उस लोकेशन के बारे में बात करें, ठीक है। डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछ ले जाते हैं कि क्या होता है एप्रिसिएशन और क्या होता है डेप्रिसिएशन। रुपीज का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है जिसके पीछे आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जैसे आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को एक नजर यहां पर डलवाऊं कि करेंसी की क्या क्या हालत हो रखी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कैसी कैसी करेंसी कहां पर पहुंच रखी है, तो हमारी इंडियन रुपी जो है वो काफी लो लेवल पर आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। रिसेंटली अभी -7.2 पर यहां पर गिर गई डॉलर के कंपेयर में। सबसे ज्यादा तो यहां पर थाई जो भाट है यानी कि थाईलैंड की करेंसी देखने को मिली, साउथ अफ्रीका की रैंड आप लोगों को देखने को मिलेगी और रशियन रूबेल यहां पर नजर आएगी। पोलिस अगर बात करें यहां पर आप लोगों को जो जिलोटी है पोलैंड की वो काफी नीचे यहां पर -12 के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में चिली की जो पीसो है वो भी जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया, और ब्राजीलियन जो रियल है ये भी आप लोगों को -11.57 यहां पर नजर आएगी। पर लेकिन अगर एशिया के बारे में आप लोग बात करेंगे तो एशिया वाले रीजन में हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी भी खस्ता हालत है। यहाँ पर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है जो आज की डेट में देश के अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जैसे जैसे करेंसी डाउन आती है या फिर जैसे जैसे करेंसी ऊपर जाती है तो यहाँ पर एक करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसके एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और हमारे देश में फिलहाल ये प्रेजेंट कंडीशन ऐसी क्यों देखने को मिल रही है तो उसके कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर ओमिक्रॉन के चलते अभी जो नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है, कई सारे लोग जो हैं हमारी कंट्री में से पैसा निकालकर अपना बाहर जा चुके हैं। इसी के साथ में ट्रेड डेफिसिट आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे देश में जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं और जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि बाहर सामान बेच रहे हैं उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। हम लोग खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पर नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसका आउटफ्लो यहाँ पर हो ही रहा है। तो हमारी कंट्री में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो रुपी है वो काफी ज्यादा डाउन हो गई है और प्रेजेंट टाइम पर $76 पर रुपी आप लोगों को यहाँ पर 76 रुपी पर डॉलर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते नुकसान होता है देश को, खासकर हमारे जैसे देश को, जब यहाँ पर हम लोग काफी लार्ज स्केल पर चीजें जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, पर लेकिन जब इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं तो दिक्कत हम लोग को देखने को मिलेगी। हमारा इंपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर महंगा हो जाता है जब कोई ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो रुपये और डॉलर के बीच में अगर आप लोग बोले कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, तो यहाँ पर डॉलर अगर हैवी हो गया तो रुपये ऊपर उठ जाएगा, यानी कि रुपये हल्का हो गया। अभी ऐसे ही कुछ देखने को मिला, सितंबर से लेकर दिसंबर के जो क्वार्टर है उसमें 2.2% जो है वो डॉलर जो है वो महंगा हो गया, यानी कि एक तरीके से भारी हो गया। हमारा रुपया जो है वो सस्ता हो गया। तो अगर बात करें मान लीजिए आज के डेट में $1 जो है वो अगर मोटे मोटे तौर पर मान लें 70 रुपए के बराबर है, ठीक है। अगर यहां पर हम लोग बोले कि $1 जो है वो यहां पर 80 रुपए के बराबर हो गया है, तो यहां पर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत क्या होगी $1 में अब हमारे देश का कोई इंसान जो है, मतलब कोई बाहर से अगर कोई आएगा हमारे देश में और उसको यहां पर घूमना है और वो अमेरिका से आए, उसके पास में मान लीजिए $1 है, तो $1 वो देगा यहां पर हमारी कंट्री में आकर और सीधे सीधे 80 रुपए ले लेगा। यानी कि जो काम $1 में होता है इसके देश में वो यहां पर उसको 80 रुपए के इक्विवेलेंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोले तो वो यहां पर एंजॉय कर जाएगा जिंदगी को, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग 80 रुपए लेकर जाओगे अमेरिका के अंदर, तब जाकर उनका $1 यानी कि $1 आप लोग को मिलेगा। तो
तो आप लोग वहां पर इंजॉय करोगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है। ₹1 में 80 रुपए, $80 में, मतलब $1 में 80 रुपए में। पर लेकिन ये वाला इंसान जो है वो जरूर इंजॉय कर लेगा। अगर कुछ $1000 भी लेकर आ गया, मतलब $500-700 भी लेकर आ गया, तो यहाँ पर महीने भर की जिंदगी इंजॉय कर जा सकता है। पर लेकिन आप लोग 5-7 हजार रुपए लेकर जाओगे तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि एक रात भी टिक पाओगे। तो ये आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी। तो रुपये जो डिप्रिसिएशन होता है, इसका एक तरीके से करेंसी का जो डेप्रिसिएशन हो गया, ये दिक्कतें देखने को मिलती है। और वो क्यों हुआ? माना जा रहा है कि 4 बिलियन के करीब रुपये जो है हमारी मार्केट से निकाल कर ले गए और यहां पर उसकी जो कंडीशन है वो खराब हो गई। मतलब क्या है? मतलब ऐसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग किसी से पैसा उधार लेकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और किसी से पैसा उधार लेकर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चलकर सोच रहे हैं कि उसका पैसा उतार देंगे जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, जॉब करेंगे। पर उस इंसान ने आप लोगों को पहले वो 10,000 रुपए दिया करता था, अब उसने बोला कि मैं बस 2,000 रुपए दूंगा, इससे फालतू आप लोगों को पैसा नहीं दूंगा। तो आप लोगों को लगेगा यार ये तो हो गई कहानी खत्म, ठीक है। तो आप लोगों की जो मोरल है एकदम डाउन हो जाएगा एक तरीके से कहीं ना कहीं, और दिक्कतें देखने को मिलेगी। ऐसे ही मार्केट में से जब पैसा निकल के जाता है तो मार्केट की हालत खस्ता हो जाती है। और जैसे यहाँ पर 4 बिलियन निकल कर गए हमारी मार्केट से, तो हमारी कंट्री में भी खस्ता हालत हुई यहाँ पर। तो करेंसी का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे देश की जो करेंसी है रुपी, वो एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी यहाँ पर बन गई। तो करेंसी डेप्रिसिएशन इसको नॉर्मली बोला जाता है। जब यहाँ पर फ्लोटिंग एक्सचेंज जो रेट होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब डिमांड और सप्लाई के बेस पर यहां पर चीजें ऊपर नीचे जाती है तो उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। यानी कि मार्केट में डिमांड है और मार्केट में सप्लाई हो रही है, तो उसके बेस पर जो भी प्राइस रहता है, मानी आप लोगों को एप्पल खरीदने हैं तो मार्केट में अगर मान लीजिए एप्पल का प्राइस जो है फिलहाल जो है वो ₹100 किलो चल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, अभी यहां पर कुछ दिनों बाद को अभी नहीं खरीदते, कुछ दिनों बाद खरीदते हैं, फिर एप्पल का प्राइस बढ़कर हो गया यहाँ पर ₹150 किलो, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एप्पल तो इतना ही 1 किलो है, पहले 100 का मिला था, अब 150 का मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? रुपये की वैल्यू कम हो गई। यानी कि पहले जो एप्पल आप लोग ₹100 में खरीद पा रहे थे, वही एप्पल आप लोग को ₹150 में खरीदना पड़ेगा। रुपये की वैल्यू कम हो गई, यानी कि अब यहाँ पर ₹150 हो गए, पहले जो ₹100 में काम चल रहा था। तो इससे इंसानों के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, उस देश के जिनकी करेंसी जो है वो डिवेल्युएट हो जाती है। तो यही बातें समझाने की कोशिश की गई है कि $1 जो थे यहाँ पर वो 70 के करीब थे, यहाँ पर अब $1 जो है वो 76 के करीब हो गया है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो हमारा देश का कोई इंसान अगर बाहर जाकर कुछ खरीदेगा और वो डॉलर में खरीदेगा तो यहाँ पर उसको बहुत सारी चीजें महंगी पड़ेगी। पर बाहर से आकर अगर कोई हमारे देश में कुछ खरीदेगा और वो डॉलर लेके आएगा, उसको चीजें काफी सस्ती पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको डॉलर में नहीं रुपये में पे कर रहे हैं, और $1 की वैल्यू अब उसको $76 के बराबर मिलेगी, जो कि पहले $1 में उसको ₹70 मिलते। तो अब $76 का सामान वो खरीद पाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी अच्छे से यहाँ पर ये आर्टिकल कवर किया गया। कई सारी डेफिनेशन में आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो ये अच्छा है कि बुरा है, पहले तो ये समझिए। जो डेप्रिसिएशन होता है रुपये का, यहाँ पर ये 2 धारी तलवार है, यानी कि अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अब किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है वो समझ लीजिए। तो इसको डबल एज सोर्ड बोला गया यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर माने। पॉजिटिव तो उनके लिए है जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि अगर आप लोग आज के टाइम में अपना जो सामान जो है वो बेचते हो मार्केट में ले जाकर, यानी कि आप लोग अपना सामान जो है यूएसए में बेचते हो, ठीक है। तो यहां पर आप लोग का सामान ज्यादा से ज्यादा बेचना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको सस्ता पड़ने लगेगा जब यहां पर रुपये की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। तो मान लीजिए पहले वो $2 लेकर आते थे, ठीक है, $2 का सामान खरीदते थे वो यहां पर, और उनके यहां पर मान लीजिए डॉलर उस टाइम पर था ₹50, ठीक है। तो मान लीजिए ₹100 का सामान वो लेकर जाते थे। अब वही डॉलर जो है $2 अब भी लाएंगे, अब मान लीजिए डॉलर हो गया ₹80, तो अब यहां पर ₹160 का सामान लेकर जाएंगे। डॉलर उनके उतने के उतने हैं, तो उनको सामान ज्यादा मिल जाएगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट देश का बढ़ जाता है। तो कई बार कई सारी कंट्री जो है खुद अपनी करेंसी को डाउन कर लेती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग डिवैल्यूएशन बोल देते हैं कई बार, कि एक तरीके से कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो अपने आप कुछ ऐसे डिसीजन ले, फिक्स या फिर सेमी एक्सचेंज जो रेट है यहाँ पर उसको एक तरीके से लोअर कर दे, तो इसको डिवैल्यूएशन करेंसी बुलाते हैं। तो चाइना के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जाते हैं कि अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करके रख रहा है। देखिए डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। डिवैल्यूएशन का मतलब है कि अपने मन से अपने इच्छा से उसको कम करना, और डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि मार्केट में जो फ्लोटिंग रेट चल रहा है, यानी कि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, उसके बेस पर चीजें ऊपर नीचे होना। तो ये डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में आप लोगों को यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अपने आप हो गया मार्केट में चीजें चल रही है उसकी वजह से तो डेप्रिसिएशन हो गया, पर लेकिन खुद अपने मन से कर दिया तो डिवैल्यूएशन हो गया। अब ये तो मैंने आप लोगों को इसका पॉजिटिव इंपैक्ट बढ़ा दिया अगर आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो, पर लेकिन अगर इंपोर्ट कर रहे हो, हमारी रुपये की वैल्यू डाउन होगी। अब यूएसए से कुछ खरीद के लेकर आएंगे, मान लीजिए पहले यहाँ पर यूएसए से हम लोग $2 का सामान खरीदते, ठीक है, तो उस $2 के लिए हम लोग को ₹100 देने पड़ रहे थे अगर $1 ₹50 का हो। पर लेकिन अभी भी हम लोग $2 का ही सामान खरीदेंगे, हमारे रुपये की वैल्यू हो गई गिरकर $80 $1 की, तो अब हम लोग उसी $2 के लिए ₹160 हम लोग को देने पड़ेंगे। तो यानी कि ₹60 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे वही सामान खरीदने के लिए जो पहले हम लोग ₹100 में खरीद ले रहे थे। तो हो गया ना नुकसान हमारा। तो इसलिए इंपोर्ट जो होता है वो काफी ज्यादा नुकसानदेह पड़ जाता है हमको। और हमारे देश में दिक्कत यही है, 85% क्रूड ऑयल कच्चा तेल हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो इसके चलते जब भी डॉलर की वैल्यू अगर गिरती है तो हमारी कंट्री में जो काफी ज्यादा नुकसान हम लोग को देखने को मिलने लगता है इन सब चीजों की वजह से। तो काफी बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है।
करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डिवैल्यूएशन, और यहां पर मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया अभी, यहां पर डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो करेंसी भी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन आप लोगों को बता दिया। तो इंक्रीज हो जाती है जब यहां पर वैल्यू, ठीक है। तो करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया, यानी कि डॉलर के मुकाबले में जो हमारा जो रुपये है वो बढ़ गया मतलब अब आज के डेट में एक डॉलर में ओनली 5 रुपए मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। तो ये आप लोगों को यहां पर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। और डेप्रिसिएशन यानी कि घट गया। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज जो रेट होता है यहां पर, उसकी डिमांड और सप्लाई के बेस पर रहता है कि मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो जिसकी चीज मार्केट में जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसका प्राइस ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी डिमांड कम है उसका प्राइस कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रीजन क्या है यहां पर करेंसी डेप्रिसिएशन और यहां पर रुपये के इस तरीके से अगर चीजें होती हैं, एक तो हाई ट्रेड डेफिसिट रहता है, यानी कि हम लोग ज्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो खरीदकर सामान लेकर आएंगे तो हम लोग को नुकसान ही देखने को मिलेगा। 23 बिलियन के करीब अभी आप लोग को देखने को मिलता है, हाईयर इंपोर्ट है उसके कंपेयर में, ठीक है। और सारा कहीं ना कहीं तेल के चक्कर में हमारा बर्बादी होती है। दूसरा यहां पर पॉजिटिव डाइवर्जन आप लोग को देखने को मिलेगा आरबीआई और फेडरल रिजर्व के बीच में, पॉलिसी डाइवर्जन मतलब, यानी कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ये इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम कर दिया। अब हमारी कंट्री के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, हमारी मार्केट में से लोगों ने पैसा निकाल कर ले जाकर वहां पर पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं, वो ज्यादा पैसा अगर मार्केट में दे रहे हैं लोगों को तो वहां पर जाकर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंटरेस्ट रेट उन्होंने ज्यादा कर दिया तो पता चला वहां पर देखो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है इन्वेस्ट करने वाला लोग, मान लीजिए आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप लोग वहां पर अगर पैसा जो है इन्वेस्ट करने के बाद में प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो आप लोग वहीं पर इन्वेस्ट करोगे ना। एक है कि लोन लेने वाला इंसान, तो जिसको इंटरेस्ट रेट पर कम पर लोन मिलेगा तो वही वहां से लोन लेगा जाकर। तो दोनों में डिफरेंस समझना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। तो आउटफ्लो होने लगता है कैपिटल का, जैसे हमारी कंट्री में अभी यहां पर देखने को मिला, जो स्टैंडर्ड और पुअर के द्वारा बताया भी गया कि ये चीजें देखने को मिली इसकी वजह से, क्योंकि मार्केट से पैसा निकल जाता है फौरन, अपना पैसा एक्सोडस बोलते हैं, पैसा निकाल कर ले जाना स्टॉक एक्सचेंज से। और ओमिक्रॉन ने रही सही कसर पूरी कर दी यहां पर, तो ओमिक्रॉन वायरस की वजह से और दिक्कतें देखने को मिली। तो ये तो मैंने पूरी राम कहानी यहां पर इसकी बता दी। इसके अलावा अगर आप लोग और डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ये देखिएगा यहां पर रुपये वर्सेस डॉलर की वैल्यू, तो इसको आप लोग जरूर जाकर देखना, सारे दुख दर्द जो है वो आप लोगों के दूर हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, अगर कोई भी डाउट है तो बताइएगा, फिर से क्लियर कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट कीजिए। नेशनल फार्मर्स डे के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर किसकी बर्थ एनिवर्सरी जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फार्मर्स डे के रूप में? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, इसी के साथ में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, यहाँ पर सही आंसर क्या है, ABCFD। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा यहाँ पर कचतू आइलैंड के बारे में। यहाँ पर तो ये आइलैंड जो है यहाँ पर किसके अंडर, वो किस ओशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा? अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, या फिर साउथ पैसिफिक ओशन में? तो सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर वीडियो के एंड में आप लोगों को दूंगा, और कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनका भी आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में जानकर आप लोगों को कई सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होगी, और हो सकता है कि आप लोगों के एरिया में भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो वो भी आप लोगों के माइंड में चीजों को क्लैरिटी लेकर आएगा। समझ लेते हैं एक एक पॉइंट। अभी ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में अभी डिलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट की गई, तो उसके चलते कई सारे एरिया में जो नंबर ऑफ सीट है, यानी कि जो यहाँ पर अब विधायक चुनकर आएंगे, जिनको आप लोग MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनको अभी यहां पर एक नए पैटर्न में आप लोग यहां पर पाएंगे। तो उसी के चलते यहां पर क्या क्या किस किस एरिया में क्या क्या सीट दी गई है, और ये आर्टिकल क्यों न्यूज में है वो हम लोग समझेंगे। इसी के साथ में न्यूज एनालिसिस का भी आप लोगों को यहाँ पर एक आर्टिकल कवर हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग को याद रखना चाहिए, उसको भी यहाँ पर कवर करता हुआ चलूंगा। एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर बात की जा रही है यहाँ पर, अभी हुआ क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन लाया गया। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके बारे में आप लोग एक बार बेसिकली आप लोग यहाँ पर बताऊंगा। आप लोग पहले यहाँ पर ये समझिए अभी मुद्दा क्या देखने को मिल रहा है। मुद्दा ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर, पहले जो सीट थी, अगर बात करें किसके अंदर, ये 6 एडिशनल सीट कर दी गई है जम्मू वाले रीजन के अंदर में। तो अभी हमारे देश में यहाँ पर एक स्टेट था जम्मू, जिसको कट कर जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया गया। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर जान पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर पहले जम्मू के अंदर कितनी थी, 37 सीट थी, अभी यहाँ पर 43 सीट कर दी गई है। इसी के साथ में अगर बात करेंगे वैली वाले रीजन में 46 सीट थी, यहां पर बढ़ाकर इसको 47 सीट कर दी गई है। एडिशनल यहां पर सीट इसके लिए दी गई हैं। तो ये जो एडिशनल सीट दी गई हैं, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। यहां पर जो लोकल जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी है उनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग पॉपुलेशन के बेस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करते हैं, तो यहां पर ये बोला गया कि उसके अलावा भी कई सारी चीजों को चेक किया गया है, ओनली कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन के बेस पर चेक नहीं की गई है।
तो इसके चलते यहां पर कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात करें डिलिमिटेशन कमीशन में ऐसा लिखा हुआ है कि यह नहीं जरूरी कि आप लोग पॉपुलेशन के बेस पर ही कॉन्स्टिट्यूएंसी आप लोग करो, पर लेकिन कई और सारे फैक्टर भी आप लोग यहां पर काउंट कर चल सकते हो। तो ऐसी बातें भी यहां पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि इस वाले आर्टिकल में आप लोग यहां पर देखते हैं, लिखा गया यहां पर साफ साफ कि 1952 में जब डिलिमिटेशन कमीशन यहां पर स्टार्ट किया गया तो कई सारे फैक्टर यहां पर काउंट किए जाने की बात की गई। इनके फिजिकल फीचर कैसा है यहां पर, ठीक है, उसी के साथ में यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कैसी है, किस तरीके से वहां पर चीजें, किस तरीके से पब्लिक को फायदा पहुंच सके, तो कई सारी चीजें और आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहां पर उस तरीके से चीजों को लेकर चला गया स्टार्टिंग से ही। ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि इस पैटर्न में काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि काम तो किया जा रहा है, पर लेकिन ये लग रहा है उनको वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है यहां पर आज के में जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको ये सही नहीं लग रहा है। तो यहां पर जो अभी डिवीजन किया गया यहां पर उसके कंपेयर में अगर अभी आप लोग देखोगे प्रेजेंट एक यूनिक शिफ्ट यहां पर पॉलिटिकल चीजों में देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहां पर पॉलिटिशियन को लग रहा है कि जिस तरीके का उनका दबदबा रहता था लोकल टाइम पे पहले, अब वो दबदबा उनको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से यहां पर ये आप लोगों को यहां पर न्यूज में नजर आएगा। जम्मू एंड कश्मीर जो है अभी फिलहाल जो है वो आप लोगों को देखने को मिला 2019 में, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो तब से लेकर यहां पर ये प्रोसीजर था कि यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराओ। कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं हालांकि यहां पर इसको फिर से आप लोग एक नया स्टेट बनाओ, पर लेकिन यहां पर अभी स्टेट नहीं, ये एक यूनियन टेरिटरी के तरीके से काम कर रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे देश में लाया गया 2019 का, जो कि पार्ट 4 के तहत यहां पर ये पूरा पैटर्न इसका देखने को मिला कि किस तरीके से आप लोग चीजों को आगे लेकर चलोगे। अभी जो यहां पर एडिशनल असेंबली सीट दी जा रही है, तो टोटल मिलाकर यहां पर ये बोला जा रहा है कि एक तरीके से फिर से यहां पर जो असेंबली जो सेगमेंट है 83 लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें कुछ कम्युनिटी को अलग से फोकस किया गया है। जैसे कि यहां पर अगर बात करेंगे, जैसे शेड्यूल कास्ट के अंदर जो हिंदूज कम्युनिटी है उसमें सांबा हो गया, कथुआ हो गया, इसी के साथ में जम्मू उधमपुर बेल्ट हो गई, तो ये यहां पर अलग से फोकस इसके अंदर किया गया है। इसी के साथ में 9 सीट जो है यहां पर वो शेड्यूल ट्राइब को दी गई है। रजौरी और जो पुंछ बेल्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, मैप में आप लोग देखोगे तो समझ पाएंगे। ये हो गया बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में जो पुंछ और रजौरी वाला एरिया पाकिस्तान के काफी ज्यादा पास में देखने को मिलता है, और कई बार आप लोगों ने यहां पर उल्टे सीधे अटैक की बातें भी कई बार सुनी होगी, तो इसकी वजह से भी यहां पर ये न्यूज में रहता है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो इससे कनेक्ट कर आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो इसके चलते बोला गया कि जो एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है यहां पर उसकी मेथोडोलॉजी कैसे फॉलो की गई है, उसको लेकर यहां पर कई सारी बातें बोली जा रही है कि ये किस तरीके से आप लोगों ने सीटें जो है वो डिवाइड कर दी गई है। अगर नॉर्मली पॉपुलेशन के बेस पर सीट डिवाइड की जाए तो यहां पर लगभग जो 2011 का सेंसस यानी कि जनगणना हम लोग फॉलो करें तो 68 लाख के करीब यहां पर पॉपुलेशन आप लोगों को नजर आएगी वैली के अंदर में, और 51 जम्मू के अंदर में। तो उसके हिसाब से यहां पर 68 जो लाख पॉपुलेशन है उसको 51 सीट मिलेगी बेसिकली वैली के अंदर में, और अगर जम्मू के अंदर जाएंगे तो 53 लाख पॉपुलेशन उनको 39 सीट मिलनी चाहिए। यानी कि अगर हम लोग पूरा पैटर्न फॉलो करें यहां पर बेसिकली इसका जो कि पॉपुलेशन के बेस पर है तो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पर लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और यहां पर देखने को मिलेगा। ये बातें बोलकर यहां पर जो बेसिकली राइटर बोल रहे हैं कि हाँ कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान है। यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बोल रहे हैं कि हम लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये लोगों को डिवाइड करने वाला है, इसको मानने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसी के चलते वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में खासकर जो यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, अभी ये मुद्दा जो है वो कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है कि क्या आप लोगों ने आर्टिकल 370 या फिर 35A जो इस तरीके से इनोपरेट किया था, क्या ये सही है? ये मुद्दा अब तक कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है, तो वो भी एक सोचने समझने वाला मुद्दा है, उसको कैसे लेकर चलना है। अभी आज की डेट में यहां पर स्टेटहुड की मांग की जा रही है कि एक नया राज्य बनना चाहिए। बिल्कुल यहां पर ऐसा नहीं कि हम लोग यूनियन टेरिटरी बनकर रहेंगे। इसी के साथ में लैंड, जॉब और जो यहां पर डेमोग्राफिक कल्चर, उनको भी यहां पर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिलनी चाहिए कि यहां पर कोई उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये काफी अलग तरीके से चीजें देखी जा रही हैं। अब यहां पर यह कि कैसे आगे चीजें बढ़ेंगी, तो राइटर का एक मानना है यहां पर कि एक तो हो गया हम लोग चीजों को उनके ऊपर थोपे, दूसरा हो गया वहां पर उनको सहमत करें और वहां पर एक डेमोक्रेटिक वे में चीजों को लेकर चलें, बातचीत के चलते मिलनसार तरीके से चीजें चलेंगे तो लंबे समय तक वो सस्टेनेबल रहेगा, वरना ये सस्टेनेबल नहीं रहने वाला है, काफी ज्यादा दिक्कत आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहां पर, इसी के चलते जो गुपकर अलायंस है वो भी यहां पर इसके चलते अपनी जो बातें हैं यहां पर सामने रख रहा था, ठीक है। तो ये गुपकर अलायंस इसीलिए बनाया गया क्योंकि यहां पर प्रोटेस्ट करते थे इन सब चीजों को लेकर। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया भी था यहां पर कि गुपकर अलायंस बनाया गया था 4 अगस्त 2019 में, ताकि प्रोटेस्ट कर सके कि इतनी ज्यादा फोर्स जो है आर्टिकल 370 हटाने से पहले क्यों जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय की गई। और उसी के बाद में फिर यहां पर जब आर्टिकल 370 बेसिकली चेंज कर दिया गया
तो फिर यहां पर गुफ्कर अलायंस का सेकंड पार्ट आ गया और ये बोलने लगे कि अब हम लोग यहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसके चलते आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A यहां पर इसको फिर से लेकर आओ। संविधान एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो JNK था बेसिकली अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसको प्रोवाइड करो और फिर से आप लोग इसको स्टेट का दर्जा दो। तो इसको लेकर यहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी को लेकर यहां पर अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन लाया गया तो उसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में क्लियरिटी रखकर आप लोग यहां पर चलना है। तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। अब ये बात कर रहे हैं यहां पर किसके बारे में, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली यहां पर एक ऐसा एक सिस्टम तैयार किया गया कि हम लोग ये बताएं किस एरिया में कितने लोग आते हैं और उस एरिया में जितने लोग आते हैं उनको वोटिंग का राइट मिलना चाहिए उस एरिया में। और हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधायक और जो सांसद है उसके हिस्से में यहां पर कौन आता है, बेसिकली यहां पर कितनी पॉपुलेशन आती है। तो अभी ये पूरा मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर का मैप पहले ऐसा कुछ हुआ करता था, फिर आगे चलकर आप लोगों को देखने को मिला डिवीजन हो गए। ये वाला रीजन जो है पाकिस्तान के अंदर में चला गया, गिलगित बल्तिस्तान वाला, और यहाँ पर ये वाला रीजन भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ यहाँ पर कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये चाइना के कंट्रोल में यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। पर लेकिन जो अभी नया मैप है, लेटेस्ट मैप है, उसमें कुछ ऐसा फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बड़ा रीजन बना दिया लद्दाख का। तो इसलिए कोई पूछे अगर बात करें अफगानिस्तान के साथ में कौन टच करता है तो याद रखना हमेशा लद्दाख टच करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन हो गया जो कि अलग से एक पोर्शन बना दिया। तो अभी यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के बारे में। तो उसके लिए यहाँ पर याद रखेगा, यहाँ पर रंजन जो प्रकाश देसाई इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर एक कमीशन बनाया गया जिन्होंने अभी बताया कि कैसे कैसे आप लोग डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर चल सकते हैं। तो ये तो देखिए नॉर्मली आप लोगों से कोई पूछेगा कितनी सीट किसको दी जा रही है, ये लोकल इश्यूज होते हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। पर हाँ आप लोगों को फिर भी बता देता हूं, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि इनके द्वारा भी चीजें प्रपोज की गई कि 6 सीट फॉर द यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन के लिए बढ़ा दी गई, इनके द्वारा एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है। इसी के साथ में यहाँ पर 1 सीट जो है वो कश्मीर डिवीजन के लिए, यहाँ पर इनके जम्मू और कश्मीर अलग अलग है ना, तो जम्मू के लिए यहाँ पर 6 और कश्मीर के लिए 1 सीट बढ़ा दी गई है। इसी के साथ में जो रिजर्व सीट है 16 वो शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसके चलते पर लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन के लीडर उनको ये लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, तो वो हमेशा इसका अपोज करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो कमीशन था ये हेड किया गया यहाँ पर, जो मैंने बताया अभी रंजन, जो यहाँ पर याद रखिए रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा, ठीक है। तो RPD आप लोग याद रख सकते हैं। तो 5 जो बेसिकली एसोसिएट मेंबर थे इंक्लूडिंग यहाँ पर पार्लियामेंट जो मेंबर थे बीजेपी के, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिले। तो ये यहाँ पर देखना, पर इंपॉर्टेंट इनका नाम याद रखना। अब मैं आप लोगों से जो बातें करूंगा वो करूंगा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। यहां पर ये क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं, लिमिट बोल सकते हैं या फिर बाउंड्री किसी पर्टिकुलर टेरिटरी की, एक एरिया की। अच्छा ये वाले एरिया में से ये लोग आएंगे और ये वोट डाल पाएंगे, तो उसका काम यहां पर किया जाता है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है यहां पर हर एक पॉपुलेशन के लिए कि हाँ जो भी यहां पर इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उनके द्वारा चुना गया और यहां पर उन्हीं के द्वारा वोट दिए गए। और इतना ही पावर यहां पर हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में, ऐसा नहीं कि एक मेंबर पार्लियामेंट ताकतवर है दूसरा कमजोर है, ठीक है। तो फेयर डिवीजन होना चाहिए ज्योग्राफिकल एरिया का, और हर एक 1 वोट 1 वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि मेरी वोट की वैल्यू जो है वो आधी है और आप लोगों की वोट की वैल्यू जो है वो फुल है, ऐसा थोड़ी ना है। हर एक इंसान की वोट की वैल्यू जो आप लोगों को इक्वल नजर आएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि उसको उसी तरीके से लेकर चला जाए। अगर इसके बारे में बात करें तो अंडर आर्टिकल 82 यानी कि 82वां जो आर्टिकल है संविधान के अंदर में, वो डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में बात करता है। और ये कहां से निकल कर आता है, जनगणना से, यानी कि सेंसस से। यानी कि जब लेटेस्ट जो भी सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसके बाद में आप लोग डिलिमिटेशन कमीशन लेकर आओगे। यानी कि जब जनगणना होगी तो जनता की संख्या बढ़ गई देश के अंदर में, जब जनता की संख्या बढ़ गई तो पता होना चाहिए कि संख्या बढ़ गई तो उसको कैसे टैकल करना है, उनके हिस्से में कितने कितने यहाँ पर लोग आने चाहिए। तो फिर उसके बारे में यहाँ पर ये बात करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछे, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आप लोगों से बातें होगी। तो आर्टिकल 170 आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा जो कि यहां पर डिवाइडेड करता है टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन है, ठीक है। तो यहां तो 82 ये बोलता है कि सेंसस के बाद में होना चाहिए और 170 ये बोलता है कि यहां पर डिवाइड करना है टेरिटरीज को। तो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, पर यहां पर जो एक्साइज कैरी की जाती है प्रेसिडेंट के नाम पर, तो प्रेसिडेंट करते हैं पर बनाते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यहां पर इसमें हेल्प करते हैं। तो यहां पर अगर बात करें इसके साथ मिलकर ये एक्साइज की जाती है। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया था 1952 में, इसके बाद में ये कई बार आया 1952, 1963, 1973 और 2002 में। और इसी के बेस पर एक्ट बने 1952, 1962, 1972 और 2002 में इसके बेस पर एक्ट भी बने। यानी कि अलग अलग टाइम पर ये लाया गया और इसके ऊपर एक्ट भी बनाए गए। डिलिमिटेशन कमीशन जो आप लोग बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट के द्वारा
अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यहां पर पार्ट रहता है, जैसा मैंने बताया। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और रेस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, जहां पर ये डिलिमिटेशन किया जा रहा है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है, तो वहां पर भी यहां पर जो इलेक्शन कमीशन है वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो फंक्शन क्या रहते हैं इनके, कि किस तरीके से नंबर ऑफ बाउंड्रीज वगैरह, कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह आप लोगों को डिवाइड करनी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है, उनको कितनी सीट आप लोगों को देनी है। इसी के साथ में केस द डिफरेंट ओपिनियन, अगर किसी भी कमीशन का जो यहां पर रहता है मेजोरिटी के बारे में, तो यहां पर कुछ डिफरेंस आता है इनमें, जो यहां पर अगर तो उसको जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वो यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक बॉडी है यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन जो है यहां पर ये एक तरीके से यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर एक तरीके से इसके अंदर बात करें तो बात की जा रही है कि कैन नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन बिफोर कोर्ट। ये जो भी काम करेगा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा कोर्ट के अंदर में, ये बातें भी यहां पर इसके अंदर बोली गई है। तो ये इसके बारे में पूरा एक आर्टिकल था, कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर इसके बारे में डिटेल में बता दिया। आगे चलते हैं, यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहां पर एक पूरी स्कीम आप लोगों की कवर हो जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। बात की जा रही है हेल्थी वे टू कुक। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें अपने देश के अंदर में, यहां पर एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अभी सेकंड पोर्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, क्योंकि यहां पर 2019 में जब यहां पर बेसिकली इसका सेकंड फेज स्टार्ट किया गया, ठीक है, तो फर्स्ट फेज को यहां पर 2020 में कंप्लीट करना था, पर लेकिन 2020 से पहले उसको कंप्लीट कर दिया, क्योंकि 2019 में इलेक्शन थे, तो यहां पर उसके चलते ये काफी लार्ज स्केल पर जो स्कीम का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो उसके चलते हम लोगों ने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था। अभी वो भी कवर करूंगा और इसी के साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि अच्छे से आप लोग आर्टिकल को समझ सके। तो पूरे ध्यान से सुनिएगा, पूरी स्कीम आप लोग यहां पर कवर हो जाएगी। प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया यहां पर सेकंड फेज, जो यहां पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको पीएमयूवाई या फिर उज्ज्वला 2.0 भी आप लोग बोलते हैं। आखिर क्या है ये स्कीम, अगर इसके बारे में बात करूं, देखिए हमारे आज के डेट में देश में अगर आप लोग बात करिए, जो घरों में चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है और उसके साथ में जो जिसमें दूध गर्म किया जाता है, जो हारा नहीं होता है घर में, उसमें दूध गर्म करते हैं आप लोग, ठीक है, इस तरीके का कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा सिस्टम। तो उसमें यहां पर जब यहां पर दूध गर्म किया जाता है तो वो नॉर्मली काफी एक ऐसा पैटर्न होता है, ये माना जाता है कि यहां पर जो चीजें यूज करते हैं उससे महिलाओं की हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आज की डेट में भी अगर आप लोग मैक्सिमम, मैं आप लोगों को बोल सकता हूं लगभग 85% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी होगी जो नहाने का पानी कभी भी गैस के ऊपर गर्म नहीं करेगा, या तो वो हीटर के ऊपर गर्म करेगा या फिर वो आयरन रोड से उसको गर्म करेगा। क्या ऐसा कोई है जिसने नहाने का पानी जो है वो गैस के चूल्हे के ऊपर गर्म किया है? आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसको करने से लोग बचते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा महंगी है यहाँ पर गैस, तो उनको ये लगता है फालतू में गैस बर्बाद क्यों करनी, इससे अच्छा तो बिजली आ रही है, हीटर चलाकर उसके ऊपर पानी रख देते हैं। ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो वो सारे पैटर्न जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो हमारे देश में अगर आप लोगों ने आज के डेट में जो सिलेंडर लोगों को प्रोवाइड करा भी दिया, फिर भी कई सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे कि क्या सिलेंडर मिलने के बाद में उनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे यहाँ पर राइटर भी बेसिकली बताने की बात करते हैं कि आज की डेट में भी लोग जो हैं वो चूल्हों पर अपना रोटी बनाना पसंद करते हैं और पानी गर्म करना है, दूध गर्म करना है। ये इस बेसिकली घर में सिलेंडर इसलिए यूज किया जाता है कि चलो यार मेहमान आ रखे हैं, फटाफट चाय बनाकर दे देते हैं, तो वो वाला पैटर्न आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं लोग जो है हमारे देश में आज की डेट में भी उस लेवल पर हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये इतनी सारी चीजें जो इतनी महंगी अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो सब्सिडी मिलना वो सारी चीजें काफी ज्यादा जरूरी है, वरना अच्छे से चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। अभी अगर बात करें, यहां पर मेंशन किया गया था गोवर्धन। गोवर्धन मतलब एक तरीके से जो गोबर के उपले वगैरह यूज किए जाते हैं उनके बारे में आप लोगों को पता है। तो यहां पर काउ डंग के बारे में बात की गई थी एनर्जी के लिए, और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस दिन यहां पर इन सब चीजों के बारे में मेंशन किया गया। उज्ज्वला जो है यहाँ पर ये काफी एम्बिशियस प्रोग्राम यहाँ पर बात करें हमारे देश में, और हम लोग बोल रहे हैं कि अपने देश की इकोनॉमी को 2024 तक 5 ट्रिलियन बनानी है, तो उसके चलते हम लोग इसको भी लेकर चलते हैं। जब पहली योजना यहाँ पर लॉन्च की गई तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ले सकेगा फिर बोले कहां से आ गया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के बारे में आप लोग याद रखेगा, इसके द्वारा नॉर्मली ये आप लोग को देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री जब सेकंड के बारे में आप लोग बात करेंगे तो ये भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर है, क्योंकि दूसरी मिनिस्ट्री तो अब आएगी नहीं कि भाई पहली तूने ले ली दूसरे वाली स्कीम मुझे दे दे, तो इसी का सेकंड वर्जन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर इनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। अभी यहाँ पर माइग्रेंट जो वर्कर है उनके लिए काफी ज्यादा फैसिलिटी इनमें प्रोवाइड कराएगी ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। सेल्फ डिक्लेरेशन करना है और उनको यहाँ पर ये स्कीम प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ताकि एक इंसान कहीं से दूसरे एरिया में जाता है तो वहां भी इस स्कीम का फायदा उठा सके। तो उद्देश्य तो यार ऑब्जेक्टिव तो इसके सॉरी यार,
ये थे कि इंपावर करना है, सशक्तिकरण करना है यहाँ पर, ताकि हेल्थ के मामले में ध्यान रखा जा सके। क्योंकि जच्चा और बच्चा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब मम्मियां खाना बनाती हैं तो बच्चे जो होते रहते हैं उनके पास में ही वहां पर बैठे रहते हैं, तो इसके चलते धुआं जो होता है वो बेसिकली उनके भी आप लोगों की बॉडी में एंट्री करता हुआ नजर आएगा। तो कई बार यहां पर इसकी वजह से ये आप लोग इनडायरेक्ट स्मोकिंग इसको बोल देते हैं, यानी कि बिना धूम्रपान किए हुए भी इंसान जो है वो उसी बीमारी का शिकार हो रहा है जो धूम्रपान करने वाले लोग शिकार होते हैं। तो इसके चलते यहां पर अगर हम लोग ये प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो जो लोगों की डेथ हो रही है वो यहां पर बेसिकली बच जाती है, लोगों की हम लोग जान बचा लेते हैं, जो कि अनक्लीन कुकिंग फ्यूल की वजह से होती है, यानी कि जो गोबर के उपले या फिर लकड़ियों को जलाया जाता है उसकी वजह से होती है। और चाइल्ड के बारे में भी आप लोगों से बात की, उसमें भी काफी सारी सांस की बीमारी जो आप लोगों को देखने को मिलती थी बच्चों की, जब इंडोर पोल्यूशन यानी कि घर के अंदर जब यहाँ पर प्रदूषण आप लोगों को देखने को मिलता था, जब यहाँ पर ये सारी चीजें कुकिंग होती थी। देखिए एक तो ये कि घर काफी खुला खुला है, ठीक है, तो वहां पर तो फिर भी एक बार को चलो चीजें बन जाती हैं, जब घर जो है वो भी चारों तरफ से बंद है और वहां पर जब चूल्हा चलाया जाता है और उसमें यहाँ पर जब हारे में ये सारी चीजें गर्म की जाती है, लकड़ी पे खाना बनाया जाता है, तो पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। तो उसकी जैसे जो धुआं धुआं वहां पर हो गया वो काफी ज्यादा हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके चलते जरूरी हो जाता है कि इनके बारे में बातें की जाए। विशेषताएं क्या है अगर बात करें तो ये स्कीम जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है 1600 का ईच कनेक्शन, जो कि यहाँ पर बीपीएल जो हाउस होल्ड है, और यहाँ पर जो डिपॉजिट होता है एलपीजी कनेक्शन का, यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो ये फर्स्ट रिफिल में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और हॉट प्लेट वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि स्टार्टिंग से यहाँ पर ये स्कीम जो है वो टारगेट की गई थी एक ऐसे तबके के लिए सोसाइटी के जो कि यहाँ पर खुद से ये सिलेंडर वगैरह नहीं खरीद सकता, तो उस तबके में जो महिलाएं आप लोगों को देखने को मिलती थी उनकी हेल्थ पर काफी ज्यादा यहाँ पर असर पड़ता था। तो ऐसी अगर हमारी कोई माँ बहन है इस तरीके से अगर कोई यहाँ पर चूल्हे पर ये सारी चीजें यूज करती हैं तो उसकी हेल्थ को सही रखना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसलिए यहाँ पर उज्ज्वला फर्स्ट स्कीम स्टार्ट की गई 50, यहाँ पर बात की 50 मिलियन के लिए, कि बोला गया कि यहाँ पर लगभग 5 करोड़ महिलाओं को यहाँ पर ये सिलेंडर प्रोवाइड कराया जाएगा 2018 तक का। बोला गया एससी एसटी, प्रधानमंत्री आवास जो योजना वाले हैं, बेनिफिशियरी अंत्योदय योजना वाले, फॉरेस्ट ड्वेलर, मोस्ट जो बैकवर्ड कम्युनिटी है सोसाइटी के अंदर, चाय की खेती करने वाले और जो आइलैंड पर रहने वाले लोग हैं उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसमें ये एडिशन भी यहां पर देखने को मिला। उज्ज्वला 2.0 में 10 मिलियन इसको बेसिकली यहां पर कर दिया गया, ठीक है, यानी कि अभी यहां पर एडिशनल यहां पर 10 मिलियन और यहां पर बेसिकली आप लोगों को सिलेंडर वगैरह देखने को मिलेंगे, तो और इसमें आगे चीजों को प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ फिक्स किया गया कि पाइप गैस भी यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी लगभग 21 लाख घरों को 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिनको वो डायरेक्ट सिलेंडर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, वहां पर पाइपलाइन भी अभी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा, सिलेंडर उठाने लाने ले जाने की दिक्कतें दूर होगी। घर पे अगर कोई मेल नहीं है तो महिलाओं को दिक्कत हो जाती है, तो वो भी दिक्कतें दूर होगी। तो प्रॉपर आप लोग अपना प्रीपेड अपना रिचार्ज करवाना है और सिलेंडर अपना भरकर लाइफ को एंजॉय करना है। तो अचीवमेंट क्या है यहां पर अगर बात करें, फर्स्ट फेज में यहां पर 8 करोड़ पुअर फैमिली को यहां पर इंक्लूडिंग दलित कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी को यहां पर फायदा पहुंचाने की कोशिश इसके थ्रू की गई है। और आज की डेट में यहां पर लगभग 11,000 के करीब नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना दिए हैं जहां से हम लोग इनको रिफिल कर पाते हैं। पर लेकिन फिर भी यहां पर काफी ज्यादा चैलेंज देखने को मिलेगा। जिसको सिलेंडर आप लोगों ने दे दिया वो इंसान जो है वो फिर से उस सिलेंडर को रिफिल करा ही नहीं रहा है, उसके पास में यहां पर इतना जुगाड़ी नहीं है कि वो इसको रिफिल कराए। एक भरा लिया, उसको भराकर चला रहे हैं 6-6 महीने, फिर यहां पर नेक्स्ट जो है साल में लगभग 2 ही सिलेंडर यूज कर रहे हैं, जैसे तैसे कर इस तरीके से चीजें की जा रही है। यानी कि जिस पर्पज के लिए नॉर्मली गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था वो पर्पज जो है वो डिफीट होता हुआ कई बार नजर आता है। पर लेकिन इतना भी नहीं, जितने अच्छे लेवल पर चीजें यहां पर नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फायदा नहीं पहुंचा रहा है, फायदा पहुंचा रहा है, पर लेकिन गरीबी जो है वो यहां पर आड़े आ जा रही है। तो चैलेंज है यहां पर लो कंजप्शन ऑफ रिफिल का यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफी बिग चैलेंज यहां पर राइटर के द्वारा बताया जाता है, जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। तो विसंगतियां जो है यहां पर काफी ज्यादा निकल कर आती है। एक तो यहां पर एश्योरेंस ऑफ द कनेक्शन जो है यहां पर एक तरीके से बेनिफिशियरी जो है वो किसको मिल रहा है यहां पर वो देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में प्रॉब्लम जो है यहां पर वो कई बार जो स्टेट रन आइडेंटिफाई करते हैं बेनिफिशियरी को, हाँ यही इंसान है, वो दिक्कतें देखने को मिलती है। और कई बार डुप्लीकेशन भी देखने को मिलता है, जो घपले यहां पर निकल कर आते हैं। तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा स्कीम को कैसे लेकर चलना है। दोनों लोगों के लिए अवेलेबल प्रोवाइड कराओ ढंग से, चाहे वो शहर में गरीब हो चाहे वो गांव में गरीब हो, तो उनके लिए यहां पर ये चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराने की, खासकर स्लम एरिया में जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए तो जरूर करना चाहिए आप लोगों को जुगाड़, क्योंकि कल को चलकर चूल्हे वगैरह उन सब चीजों पर अगर रोटी बनाई जाती है तो आग लगने के भी चांसेस काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में हायर एलपीजी कवरेज होना चाहिए पॉपुलेशन का, खासकर जो कि यहां पर इसको खरीद नहीं पाते हैं। आधार कार्ड को ढंग से यूज किया जाए यहां पर, ताकि दिक्कतें कोई देखने को नहीं मिले, डुप्लीकेशन को हटाया जाए, और सॉफ्टवेयर जो कि यहां पर इस तरीके से चीजों को लेकर चलता है उसको प्रॉपर वे में अपडेट किया जाए। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो उज्ज्वला जो स्कीम है अगर उसको ढंग से लेकर चलेंगे तभी यहां पर वुमेन को जो है फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो पॉसिबिलिटी अगर देखी जाए ढंग से तो सही तरीके से हम लोग को इसको लेकर चलना चाहिए अगर चाहते हैं कि इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। कई सारे एरिया में एलपीजी के जो रिफिल किए जा रहे हैं काफी अच्छे लेवल पर, ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग भी की जा रही है, ठीक है। कई सारे ऐसे एरिया आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पर लेकिन कई सारे ऐसा एरिया ऐसे भी है कि सिलेंडर घर में रखा हुआ है, फिर से उन्होंने गोबर के उपले वगैरह और लकड़ियां यूज करनी स्टार्ट कर दी है, तो ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दोनों चीजें जो है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है और उस तरीके चीजों को आगे लेकर चलना है कि जिस पर्पज के लिए स्कीम बनाई गई थी वो पर्पज यहां पर फुलफिल कर पा रही है या फिर नहीं, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पब्लिक हेल्थ के बारे में यहां पर बात करता है, ठीक है। अगर नॉर्मली आप लोगों से बोला जाए कि हेल्थ जो है हमारे संविधान में कहां पर रखा गया, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्थ जो है 7वें शेड्यूल में जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और एक को बोलते हैं कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो हेल्थ जो है यहां पर वो स्टेट लिस्ट के अंदर रखा जाता है, जिसके चलते यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हेल्थ के ऊपर काम करें। पर लेकिन अगर कोई डिजीज ऐसी है, कोई बीमारी ऐसी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में फैल रही है, तो हेल्थ जो होता है फिर वहां पर एक तरीके से ये आप लोग बोल सकते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी वहां पर काम करती है। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है वो हम लोग समझेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे देश में प्रस्तुत किया गया, तो उसके चलते कई सारे डेटा हमारे सामने निकल कर आए, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये वाला आप लोग यहां पर देखिए, आज की डेट में यार देश जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी दुनिया में। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कोई देश है तो वो है हमारा, तो उसको हम लोग कैसे लेकर चलते हैं तो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो प्लैनेट काफी लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे वातावरण इन्वायरमेंट के साथ में हमारा बैलेंस जो है वो बिगड़ता हुआ जा रहा है। और उस बैलेंस के बिगड़ने के साथ साथ में दिक्कतें आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगी कि हम लोग जो है बीमारियों के नए नए शिकार, बीमारियां हमारे बीच में आ रही है, नई नई बीमारियां, जैसे अभी कोरोना, डेल्टा, टोरोना, मोरोना, पता नहीं क्या क्या आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे आने वाले टाइम में। ये तो कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, एक इंसान से दूसरे इंसान में लगती है। पर लेकिन कई सारी बीमारी ऐसी हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल है। अगर कोई इंसान तंबाकू खाने का शिकारी है, ठीक है, तो उसको क्या देखने को मिलेगा, उसको कल को बीमारी नजर आएगी कि कहीं ना कहीं उसके मुंह में कैंसर हो गया, ठीक है, तो वो उसको ही गिफ्ट में मिली है और किसी को नहीं मिलेगी। वो अगर कोई दारू पीता है, शराब पीता है, तो उसी को दिक्कत देखने को मिलेगी, किसी और को नहीं। हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, ये सारी चीजें, विटामिन डी की कमी, अगर मैं धूप में नहीं जाता हूं तो विटामिन डी की कमी मेरी बॉडी में रहेगी, यानी कि मैं किसी को गले मिलूंगा जाकर उसको विटामिन डी की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो मेरी हरकतें हैं तो उसका खामियाजा मैं ही भुगतूंगा। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि आजकल में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। ऐसे ही एचआईवी है, अगर आप लोग किसी के जाके गले मिलेंगे या फिर कुछ ऐसा, तो एचआईवी की बीमारी आप लोग को नहीं होने वाली है, ठीक है। इंक्लूडिंग एचआईवी जो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आप लोग को देखने को मिल जाती है, तो काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर ये इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर बेसिकली तो कम्युनिकेबल जो डिजीज है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें आप लोग को यहाँ पर डिफरेंस, सॉरी एचआईवी तो कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा ना, हाँ एचआईवी कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा, ठीक है। सॉरी ये गलती हो गई मेरे से गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जुबान फिसल गई ये कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली बहुत ज्यादा टैबू होता है एचआईवी को लेकर, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि उसको इस तरीके से लेकर चलना है बिल्कुल, तो कि यहाँ पर है कि बिल्कुल सेग्रीगेट कर दे सोसाइटी से। तो कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे होते हैं, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, तो नॉर्मली इन सारे लोगों से आप लोग दूर रह सकते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। और फिलहाल आज के में कोरोना वायरस जो है ये इसी कैटेगरी में आप लोग इसको रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में जैसे अगर बात करें कैंसर हो गया किसी को, ये सारी चीजें मैंने अभी बताया, विटामिन डी, ये सारी चीजें ये आप लोग को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में देखने को मिलेगी, तो ये बर्डन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कतें निकल कर आती है। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग एनालिसिस तो करते हैं, पर लेकिन जो डेटा हमारे पास में आता है उसको हम लोग कैसे यूज कर पाते हैं, उसको लेकर हम लोग कितना सोल्यूशन निकाल पाते हैं, तो वो भी हम लोग को समझना पड़ेगा। अगर पहले बात करूं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में, तो यार ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और फर्स्ट जो राउंड था यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, ये कंडक्ट कराया गया था 1992 में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नेशनल हेल्थी फैमिली, यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वां राउंड है, ये अभी आप लोगों को देखने को मिला और 2 बार में ये डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर ये रहता है कि डेटा प्रस्तुत किया जाए अलग अलग बीमारियों के बारे में। तो लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसमें पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पर मैरिज और फर्टिलिटी क्या है, फैमिली प्लानिंग कैसी चल रही है, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक की जो चीजें हैं वो यूज की जा रही है प्रॉपर वे में या नहीं, मैटरनल और चाइल्ड की हेल्थ के बारे में, डिलीवरी केयर के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्डहुड यानी कि एक तरीके से बचपन की बीमारियां, उनका इलाज, नहीं बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो बचपन की बीमारियां भी भूल नहीं जाना रे, ठीक है। तो ये एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने हिंदी में भी इसलिए लिख दी है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिले। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली कवर की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं
जो भी यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, जैसे फर्टिलिटी उपजाऊपन, मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ नहीं के मृत और यहाँ पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रजनन स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन पोषण, एनीमिया खून की कमी, इन्फेंट और यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी तो शिशु और बाल मृत्यु दर, फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन, तो इसके ऊपर इनका फोकस रहता है। तो इसी के चलते अब तक अगर आप लोगों को, जैसे मैंने अभी आप लोगों से बात की, टोटल मिलाकर 5वें नंबर का अभी आप लोगों को सर्वे देखने को मिलेगा। पहला 1992 1993 में यहां पर निकल कर आया था और अभी तीसरा राउंड है। इसके डेटा के बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया जरूर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट मैच करने के लिए आ जाते हैं कि पहला सर्वे कब था, दूसरा कब और तीसरा कब यहां पर देखने को मिला। तो इसलिए माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो अच्छे से आप लोग चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखिएगा। नॉर्मली अगर पूछा जाए कि यहाँ पर पब्लिश कौन इसको करता है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस जो कि मुंबई में है, ये पब्लिश करता है और यहाँ पर मिलकर काम करता है यूएसए के अंदर यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, उसके साथ में मिलकर काम करते हैं। इसी के साथ में ईस्ट जो यहाँ पर वेस्ट सेंटर है होनोलुलु हवाई, यूएसए, ये काम करते हैं। अगर बात करें यूनिसेफ जैसे यूएनएफपीए और इसी के साथ में अलग अलग जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, तो ये काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, फंडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला ना अभी, यहाँ पर ये सारे जो छोटे छोटे नाम लिखे हुए थे तो डिटेल में मैंने लिख दिया यहाँ पर, जैसे यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कहां कहां से निकल कर आता है, तो मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर यूज किया जाता है डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड बैंक का और यूनिसेफ का डेटा भी, ताकि सही तरीके से सही डेटा जो है वो लोगों के सामने रखा जा सके। तो ये सब प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी हुआ क्या, कई सारे डेटा मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, जैसे सिजेरियन जो यहाँ पर बेसिकली डिलीवरीज हैं वो बढ़ गई हैं काफी लार्ज स्केल पर, और मैक्सिमम जो सिजेरियन डिलीवरी है वो आप लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने को मिलेगी। यहाँ पर दो मुद्दे निकल कर आते हैं। एक तो लोग जो है वो सिजेरियन की जब बात आती है तो उनको ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, ये लगता है कि प्राइवेट में ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। ये एक तरीके से माइंड मेकअप बना रखा है सोसाइटी में कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा अच्छे से सर्जरी की जाती है, कि देखरेख ज्यादा अच्छे से की जाती है, तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। हालांकि कहीं पर प्राइवेट अच्छे हैं, कहीं पर बुरे हैं, कहीं पर गवर्नमेंट अच्छे हैं बुरे हैं, दोनों ही चीजें। अब हम लोग को पता होना चाहिए कहां पर चीजें जो है वो सही तरीके से कंडक्ट कराई जाएगी। पर लेकिन प्राइवेट में एक रेशियो ये देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम सर्जरी जो है वो प्राइवेट में देखने को मिलती है। वो जरा सा भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, जरा सा भी पेन जो है बॉडी को नहीं देना पसंद करते हैं। उनको ये लगता है बस सी कट किया अपना और तुरंत बच्चे को उठा लिया। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, जो कि सोचने के लिए मजबूर करता है कि इसकी वजह से जो क्या कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है, तो किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसे के चक्कर में ये माना जाता है कि कई बार ये बहुत ही पैटर्न में देखने को मिलता है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये खुद सर्वे यहाँ पर बोलता है कि ऐसा कुछ पैटर्न आप लोग यहाँ पर नजर आएगा कि यहाँ पर जो इस तरह की सिचुएशन बनती है। आप लोग ही क्या रहे हैं यहाँ पर, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है यस या फिर नो, तो आप लोग भी यहाँ पर बता सकते हैं कि आप लोगों का इसके बारे में क्या आइडिया है। आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये सारी चीजें नॉर्मली देखने को मिलती हैं, तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लेकर चलना चाहिए। देखिए जरूरी यहाँ पर यही है कि हम लोग इसी पैटर्न में चीजों को लेकर चलें ताकि दिक्कतें न देखने को मिले। हमारे देश में जहां पर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर MCH, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग नॉर्मली एक टर्म यहाँ पर यूज की जाती है। ठीक है, तो मैटरनिटी केयर हेल्थ के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जच्चा और बच्चा की हेल्थ जो है वो सही रहना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डरा कर भी लोगों को कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई जाती है कि हाँ ये करा लो ऐसा हो जाएगा, ये करा लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये तो मैंने इसके बारे में बात की, और भी कई सारे डेटा प्रस्तुत किए गए थे यहाँ पर, जैसे नेशनल हेल्थ फैमिली जो सर्वे के द्वारा यहाँ पर जो आज की डेट में बच्चों के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को जो कुपोषण के शिकार मिलेंगे, लो हाइट देखने को मिलेगी, लो आप लोगों को यहाँ पर उनका वेट देखने को मिलेगा। तो ये सारे मुद्दे भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो ये डेटा भी कई बार यहाँ पर कि वेस्टेड है, अंडरवेट है, ठीक है, और यहाँ पर किस तरह की कंडीशन है, तो ये हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो हर एक लेवल पर जहां जहां इंपैक्ट है वो समझना पड़ेगा। और कोविड-19 के चलते हमारे कान जो है वो और ज्यादा थोड़े खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि जब स्टडी करते हैं तो ये समझ में आता है कि आज की डेट में बहुत ज्यादा हर एक लेवल पर किस तरीके से हमारा सिस्टम जो है हेल्थ का वो काम कर रहे हैं। तो उसके चलते हम लोग को देखना पड़ेगा। कई सारे लोग जो है वो तंबाकू के मरीज हैं आज के डेट में। ठीक है, तंबाकू काफी ज्यादा पिया जाता है। अल्कोहल की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आधे से ज्यादा बर्डन तो यही आप लोग का देखने को मिलेगा देश के ऊपर, जो कि सोचने वाला है, जिसके ऊपर काम करना चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का काफी सारे लोगों की डेथ होती है जिनको हम लोग देखते भी नहीं है, वो एक एक करके जाते रहते हैं। आखिर हमारा कोविड-19 पर इतना इंपैक्ट क्यों पड़ा? क्यों? वो इसलिए पड़ गया क्योंकि कोविड-19 ने एक साथ लोगों को उठाया, वरना लोगों की जान तो पहले भी जाती है। तो लोगों को अवेयर कराना है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। बात भी की जाती है कि लोगों को आप लोग अवेयर कराइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। WASH, ठीक है, तो वोस बोलते हैं। वोस का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि एक तरीके से वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना है। लोगों में आज के डेट में ब्लड प्रेशर, इसी के साथ में ब्लड शुगर, ये कई सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाती है। तो उसको कैसे टैकल करना है, एक तरीके से अच्छी हेल्दी डाइट और एक अच्छा हेल्दी व्यायाम करा के उनको कैसे टैकल करना है, तो वो सारी चीजों के ऊपर भी फोकस देकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा हेल्थ सर्वे मैंने आप लोगों का एक ओवरव्यू आप लोगों का दे दिया। अगर कल को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
इसी के साथ में कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ पर रेगुलर पोस्ट करता हूं, तो आप लोग उनका आंसर जरूर देख रहे। जो भी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बेसिकली लिखने के लिए बोलता हूं, ठीक है। तो डेली 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देता हूं। जैसे कल भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर इनको अटेम्प्ट किया कीजिए। फॉरेस्ट राइट के बारे में दिया था और दूसरा था यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप लोग, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं और आप भी अच्छे से आंसर इसका किया कीजिए। अगर कोई आंसर दे रहा है तो आप लोग भी उसको बेसिकली जान सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका पैसा नहीं है, ठीक है। कभी एक बच्चा बोला कि सर पैसा क्या लगेगा, उसका पैसा नहीं है, उसको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एक दूसरे का रिवीजन करते रहिए, एक दूसरे का रिव्यू करते रहिए, तो एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करिए, तो आप लोगों को काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो ये पैटर्न आप लोग फॉलो करिए, आप लोगों को काफी कुछ अच्छा भी लगेगा, ठीक है। यानी कि एक दूसरे सीख कर ही आगे बढ़ना है, ऐसे माँ के पीठ से कोई सीख के नहीं आता है। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये जो आर्टिकल है इसका एक ओवरव्यू में आप लोगों को देता हूं। बेसिकली है क्या, अगर आज की डेट में बैंक में जाकर आप लोग अपना पैसा रखते हैं और वो बैंक जो है वो डूब जाता है, जैसे अभी कोऑपरेटिव कुछ बैंक है, ऐसे ही यस बैंक में यहाँ पर बुरी खस्ता हालत देखने को मिली, तो आप लोगों के पैसे का यहाँ पर क्या होगा। तो ये माना जाता है कि अगर बैंक की खस्ता हालत हो जाती है तो एटलीस्ट यहाँ पर पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे कि हर एक इंसान को कम से कम 1 लाख रुपए मिलेंगे, पर लेकिन अभी यहाँ पर ये 1 लाख बढ़ाकर जो है ये 5 लाख कर दिए गए कि मिनिमम 5 लाख रुपए तो आप लोग हर एक इंसान को यहाँ पर दोगे ही दोगे। तो ये 5 लाख वाला जो फंडा भी यहाँ पर सामने निकल कर आया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे बैंकिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत में। यहाँ पर ये अभी इसी के चलते गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि यहाँ पर हम लोगों ने 1300 करोड़ रुपए जो है वो लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। इसी के चलते यहाँ पर काफी सारे लोगों को फायदा हुआ है। तो क्रेडिट गारंटी जो कॉर्पोरेशन है एक्ट, उसके तहत यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लगभग 98% लोगों को इसके अंदर कवर कर लेते हैं। और अभी ये बोला गया कि जो 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे ये 90 डेज के अंदर अंदर लोगों के अकाउंट में यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जिसके चलते उनको कोई भी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। पर लेकिन अभी मुद्दा यहाँ पर ये चल रहा है कि क्यों ना यहाँ पर इसके चलते जो प्राइवेट एंटिटी को यहाँ पर अंदर लेकर आ जाए कि ये जो यहाँ पर जो इंश्योरेंस वाला फंड है, अगर प्राइवेट एंटिटी भी यहाँ पर आ जाएगी तो कैसा रहेगा। तो उसी के चलते यहाँ पर राइटर जो है वो सहमत नहीं है। उनका ये मानना है कि अगर हम लोग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन अमेंडमेंट बिल जो कि अभी 2021 में हम लोग लेकर आए, तो उसमें ये बोला गया यहाँ पर कि प्राइवेट एंटिटी को इसके अंदर लाया जाएगा। तो प्राइवेट एंटिटी के बारे में यहाँ पर ये बोलते हैं कि सोचे कि प्राइवेट वाले जो है इंश्योरेंस पर कैसे रहेंगे, ठीक है। अगर कल को कोई दिक्कत होने लगती है तो प्राइवेट वाले जो है सबसे पहले दुम दबाकर भागते हैं क्राइसिस के टाइम पर। हमेशा गवर्नमेंट ही काम आती है वहां पर कि एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा जाए जनता को। जब जब उनको नुकसान होने लगे वो तुरंत छोड़कर भाग जाएंगे वहां पर। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर से आकर गवर्नमेंट को ही हाथ थामना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को ये चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए माइंड में कि प्राइवेट वाले कभी भी आप लोगों के उस टाइम पर काम नहीं आएंगे जब आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। उस टाइम पर बेसिकली गवर्नमेंट को ही यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो बैंक का जो भी यहाँ पर डिपॉजिट वाला अगर ये फंडा देखने को मिलेगा तो स्टेट जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, तो उसमें अभी आप लोग यहाँ पर देखने को मिले यहाँ पर बेसिकली डिपॉजिट ऑफ द स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक विद द स्टेट कोऑपरेटिव्स। तो कई सारे ऐसे यहाँ पर आप लोगों को निकल कर आए जहां पर दिक्कतें देखने को मिली, और वहां पर फिर क्या होती है, दिक्कतें निकल कर आती है, कैसे आप लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हो। जैसे मैंने बताया ना अभी यस बैंक हो गया, लक्ष्मी विलास हो गया, ठीक है, और पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्स हो गया, ये अभी यहाँ पर इसके चलते दिक्कतें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर ये चीजें अभी निकल कर आई। तो यहां पर अगर बात करें, अगर जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, यहां पर डिपॉजिट इंश्योरेंस वाला ही फंडा 1978 में बेसिकली यहां पर ये आया था, डिपॉजिट इंश्योरेंस वाला फंडा, कि ऐसा कुछ यहां पर होना चाहिए। पहले यहां पर लिमिट जो थी पहले 1 लाख थी, फिर इसको बढ़ाकर अभी हम लोगों ने 5 लाख कर दी है। तो इसके अंदर चेंज किया गया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी एक्ट 1961 का जो पार्लियामेंट में लाया गया था। तो उसके चलते यहां पर हम लोगों ने चीजों को 1978 में इंप्लीमेंट किया, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता के अंदर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। वो यहां पर सारे पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कि एक तरीके से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी जो कॉर्पोरेशन है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आप लोग यहां पर काम करती नजर आएगी। तो कोई भी दिक्कत हो तो यहां पर इसका सॉल्यूशन ये निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर है उसको गारंटी मिल जाती है कि हाँ बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके चलते उसको ट्रस्ट रहता है उस चीजों के ऊपर, वरना फिर अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम यहां पर निकलकर सामने आएगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझिएगा, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो एक ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसी के बारे में चर्चा की जा रही है कि क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती है अगर कल को इस तरीके से हम लोग चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए लोगों का अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा ना तो फिर दिक्कतें निकल कर आएंगी अगर लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हो गया। राइटर सीधा सीधा यही बोल रहे हैं कि जो 5 लाख की लिमिट आप लोग बढ़ा रहे हो ये बहुत ही सही है। यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट इसके अंदर बढ़ेगा और बैंकिंग सिस्टम के अंदर इतना ट्रस्ट बढ़ेगा, जो लोग घरों में पैसा रखते हैं वहां से निकाल कर लेकर आएंगे और यहाँ पर बैंक के अंदर पैसा रखेंगे और उससे उनको दिक्कत भी देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर एक एक कर बात करूंगा। सबसे पहले बात की जा रही है कर्नाटका के द्वारा पास किया गया एंटी कन्वर्जन बिल। एंटी कन्वर्जन जो बिल है यहाँ पर ये बेसिकली अभी यहाँ पर पास किया गया। तो क्या क्या चीजें आप लोगों से बेसिकली बन सकती है, इशू है कई सारे यार इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो ये बात की जाती है कि सेक्युलरिज्म के अंदर जो है वो इंटरफेयर करता है।
तो यहाँ पर ये सही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश और झारखंड में अभी यहाँ पर कई सारे और राज्य में ऐसे बिल यहाँ पर लेकर आए गए, एक्ट लेकर आए गए, जिसके चलते यहाँ पर सोसाइटी में लोग जो है वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो दिक्कतें देखने को मिलती हैं। जबकि संविधान हमारा ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट है, आप लोग अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, पार्ट 3 के अंदर में संविधान में। तो ये अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी भी हो गया, यानी कि आप लोगों को पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दे रखा है कि आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर लेकिन यहां पर ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ में एसिमेट्री के बारे में बात की जा रही है। वेरियस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे सैफीन जहान वर्सेस अशोक केम का यहां पर केस था यहां पर 2018 का। उसमें बोला गया कि अगर किसी को शादी करनी है तो यार उसका संविधान के अंदर आर्टिकल है 121, वो शादी अपनी चॉइस से करेगा, आप लोग उसकी जिंदगी में जाकर मत घुसो, क्योंकि आगे चलकर एक दूसरे के साथ में रहेंगे, अगर प्यार से रहेंगे सही है, एक दूसरे का सर फोड़ेंगे तो जो भी रहेगा, प्यार से रहेंगे तो तब रहेंगे और सर फोड़ेंगे तो एक दूसरे का फोड़ेंगे, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, आप लोग बीच में न बोले। और अब तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि केस पुत्तास्वामी केस आ गया 2017 का, वो बोलता है कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है और इसी में राइट ऑफ द चॉइस ऑफ फैमिली, ये आप लोगों का फैमिली लाइफ किसके साथ में रहने वाली है, तो ये इसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, अब तो बिल्कुल मुंह पर चुप्पी साध लेनी चाहिए, पर लेकिन ऐसा देखने को यहां पर नहीं मिलता है। तो ये गलत मुद्दा यहां पर है, तो इसको आप लोगों को समझना चाहिए कि इंसान की पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर न करे। तो ये अभी यहां पर अगर ऐसा कोई बिल लेकर आ जा रहा है तो इससे और यहां पर बर्डन पड़ जा रहा है उस पर्सन के ऊपर जो यहां पर शादी कर रहा है, उसको प्रूफ करना पड़ता है बार बार यहां पर कि भाई साहब मैं शादी जो है यहां पर, ऐसा नहीं कि शादी के लिए हम लोग यहां पर इसीलिए शादी कर रहे हैं, इससे यहां पर हमारा जो धर्म चेंज करने के लिए शादी कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है सोसाइटी पे और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और एनिमिटी यानी कि दुश्मनी सोसाइटी के अंदर आती है और जो शांतिपूर्वक जो सौहार्द माहौल है वो यहां पर आप लोगों को खत्म होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जो ये देखने को मिलता है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, जिसमें यहां पर खासकर लड़कियों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो भी देखने को मिलेगा। और यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा भी है कि अगर संविधान के अंदर आप लोग जाकर देखोगे, जब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये सारी चीजें डिस्कशन की जा रही थी, उस टाइम पर राजकुमारी अमृत जो कौर और हंस राज जो यहां पर बेसिकली हंसा जो जीवराज मेहता जी जो थी, उनके द्वारा यहां पर बोला गया कि फंडामेंटल राइट बना दो मैरिज को, ताकि कोई उसके अंदर इंटरफेयर ही ना कर सके, और इंटर रिलीजन मैरिज को सपोर्ट करो ताकि हमारी सोसाइटी में सौहार्दपूर्ण माहौल रहे। सोचिए एक हिंदू जो है मुस्लिम के साथ में शादी कर रहा है, एक मुस्लिम हिंदू के साथ में, और हिंदू इसके एक तरीके अलग अलग कास्ट में शादी कर रहे हैं, तो फिर ये जो कास्ट का फंडा है कि ये ऊपरी कास्ट का है निचली कास्ट का है, वो खत्म हो जाएगा। इंसान इंसान को इंसान की तरीके से देखेगा। तो ये आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में आप लोग जरूर बताएगा। ठीक है, और हाँ तीनों काम कर दिया करो जो आप लोगों को बोल रखे हैं, बिना बोले ही उनको, जरूरी है उससे चीजें जो है पैटर्न में सही चलती रहती हैं, ताकि चीजें जो है वो सही तरीके से चलती रहे। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग ध्यान रखा करो, इससे सही चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में आप लोगों को बढ़ती नजर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में यहाँ पर बात करूंगा। इससे चलते ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो समझेंगे यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से। ये आर्टिकल था आप लोगों को यहाँ पर ब्रह्मोस के अभी नए अपॉइंट किए गए यहाँ पर चीफ, यहाँ पर जो ब्रह्मोस मिशन है किसके बीच में, ये है इंडिया और रशिया के बीच में। तो नाम है इनका अतुल दिनाकर राणे यहाँ पर अपॉइंट किए गए। तो याद रखिएगा ये इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसमें आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ब्रह्मोस जो यहाँ पर आप लोगों को सिस्टम देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री का डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया का एनपीओएम, ये रशिया का मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2 रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया, ब्रह्मपुत्रा और मोस्कोव। ठीक है, तो हमारी रिवर है ब्रह्मपुत्रा और रशिया की है रोस्कोव, इसके नाम पर नाम रखा गया। और ये 2 स्टेज ये सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला आप लोगों को यहाँ पर सॉलिड और नेक्स्ट यहाँ पर लिक्विड आप लोगों को नजर आएगा। लगभग जो फ्लाइट रेंज है यहाँ पर 300 किलोमीटर अराउंड। अगर बात करें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसको एमटीसीआर बोलते हैं, उसके चलते अभी इसकी रेंज बढ़ाने की बात की जा रही है। पहले 300 किलोमीटर था, अब यहां पर इसको 404 लगभग 450 से लेके 600 किलोमीटर तक की रेंज यहां पर बढ़ाने की बात की जा रही है। तो और अच्छे लेवल पर हम लोग काम करते हैं यहां पर नजर आएंगे। ब्रह्मोस जो है यहाँ पर सुकोई 30 पर हम लोग यूज कर सकते हैं आसानी से, वेट 2.5 टन। इसी के साथ में मल्टी प्लेटफॉर्म पर इसको यूज किया जाता है, एक्यूरेसी काफी अच्छी है और फायर एंड फोरगेट वाली है, यानी कि एक तरीके छोड़ दी और फिर यहाँ पर बेसिकली जाकर टकराएगी जहां पर इसको टकराना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप लोगों को पता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में यहाँ पर अभी हम लोग सेलिब्रेट किया जाएगा नेक्स्ट हमारा गणतंत्र दिवस। तो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है उसके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है, कैसे जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करना है। तो ये कार्यक्रम जो है वो काफी अच्छे से चल रहा है। अभी इसके ऊपर और भी कई सारे आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर पब्लिश होते हुए नजर आएंगे। जब एडिटोरियल में चीजें और देखने को मिलेगी तो और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में कई सारी चीजें और बताऊंगा एक्स्ट्रा आप लोगों को। ठीक है, नो पंचायत पोल इन द एमपी विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन, यानी कि ओबीसी कोटा के बिना कोई पंचायत पोल नहीं होंगे। तो ये भी यहाँ पर जो शिवराज सिंह जो पाटिल है यहाँ पर उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये अभी इस तरह की बातें बोली गई। ठीक है, तो शिवराज सिंह पाटिल नहीं, सॉरी चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह पाटिल तो साउथ इंडिया का नहीं विलन है मूवी में। यहाँ पर नेक्स्ट बात की जा रही है, एनआईए के द्वारा चार्जशीट फाइल कर दी गई है।
दरभंगा ब्लास्ट केस में। तो यहां पर आप लोग क्या पता होना चाहिए, वो थोड़ा सा एनआईए के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये ऐसी चीजें जो आप लोग एवरग्रीन होती है, इनको एक बार अपने पास में लाकर रख लिए तो फिर आप लोग कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि एनआईए काफी ज्यादा न्यूज में रहा रिसेंटली अभी, जब यहां पर 300 किलोग्राम हीरोइन जब जब्त की गई थी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। यहां पर गुजरात के अंदर में जो माना जा रहा था अफगानिस्तान और यहां पर पाकिस्तान इन सब एरिया से ईरान से होती हुई आ रही है। एनआईए को बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो एनआईए एक्ट आया था हमारे कंट्री में 2008 में, उसके बेस पर हम लोगों ने इसको बनाया। देश के अंदर कैसे हम लोग को चीजों को अच्छे से रखना है, हाई क्वालिटी हम लोग आज के डेट में चीजें प्रोवाइड कराएंगे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से। यहां पर अगर बात करें, एक करेंसी जो है यहाँ पर गलत तरीके से कोई मिस यूज न कर रहा हो, ठीक है, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कोई इंपैक्ट ना डाले, अच्छी रिलेशन देश के साथ में उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना डाले, तो उनको सही रखने के लिए यहाँ पर हमारी कंट्री में ये काउंटर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, बाकी हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि जैसे कि लखनऊ, यहां पर भी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, पता रहना चाहिए थोड़ा, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता में आ रही है, तो उसके चलते यहाँ पर ये कुछ चिंताएं इनके द्वारा अपनी दिखाई गई हैं, जिसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है टर्टल के बारे में। तो उड़ीसा में यहाँ पर अभी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर उड़ीसा फॉरेस्ट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ में यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ओलिव रेडली टर्टल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उनकी मास टैगिंग की जा रही है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो ओलिव रेडली टर्टल जो आप लोग अगर देखेगा तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर आप लोग याद रखेगा, गिरिमाथा ये यहाँ पर मैरीन सेंचुरी है उड़ीसा के अंदर में। तो यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली ये टर्टल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसके चलते इनके द्वारा प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो टर्टल कछुए यहीं पर ही देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पर आते हैं तो काफी ज्यादा यहाँ पर अंडे भी देते हैं, एक पूरा बीच आप लोगों को भरा भरा वहां पर नजर आएगा। अगर बात की जाए, गिरिमाथा डिक्लेयर किया गया टर्टल सेंचुरी 1977 में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि दुनिया भर के कछुए आते हैं, पैर भी रखने की जगह नहीं रखती है। एक बार सर्च कीजिएगा गिरिमाथा ये सेंचुरी के बारे में, तो आप लोग समझ पाएंगे। जो यहाँ पर गिरिमाथा सेंचुरी, ये वन ऑफ 3 पार्ट है बेसिकली। जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, यहाँ पर 2 अलग है, यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क और इसी के साथ में भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गिरिमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिरिमाथा मैरीन सेंचुरी। तो ये तीनों मिलाकर यहाँ पर पूरा ये भितरकनिका जो नेशनल पार्क है उसको कंप्लीट यहाँ पर करते हैं। तो अगर पूछ ले कोई भितरकनिका नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। अभी यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछ लो, जैसे किसान, जब भी यहाँ पर जो इलेक्शन आता है तो किसानों का लोन माफ किया जाता है, तो यहां पर हम लोग किसानों को क्यों ना इतना सशक्त बना दे कि उनको लोन माफ की जरूरत ही ना पड़े। तो इसके चलते कई सारे डिबेट डिस्कशन सामने निकल कर आते हैं। आप लोग की क्या रहे इसके बारे में आप लोग जरूर बताएगा। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा है। 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा, यहां पर अनाउंस किया गया 1200 करोड़ रुपए यहां पर। तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये भी अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के द्वारा यहां पर शक्ति बिल पास कर दिया गया, जिसमें मैंने बोला था किसी भी यहां पर महिला के साथ में कुछ गलत एक्टिविटी अगर देखने को मिलेगी 30 दिन के अंदर केस को रफा चक्कर किया जाएगा। तो ये काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर। और इसी के साथ में एसिड अटैक अगर किसी के ऊपर होता है, तो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, वो भी यहाँ पर सोल्यूशन निकाला जाएगा। सारा खर्चा उसी से लिया जाएगा, उसकी किडनी बेचकर क्यों ना निकाला जाए, चाहे वो इंसान सारा खर्चा देगा। तो ये सही रहेगा कहीं ना कहीं अगर चीजें देखी जाए। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर, जो जिनका नाम है महिंदा राजपक्सा, हमारी कंट्री के विजिट पर यहाँ पर ये बेसिकली मंदिर घूमने आए। इसी के साथ में पहले भी आए थे यहाँ पर, ये पहले अगर देखा जाए तो इनके द्वारा विजिट किया गया था तिरुपति, और अभी फिलहाल यहाँ पर फिर से आए हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बेसिकली टेंपल घूमने के लिए पर्सनल विजिट है, किसी डिग्नेटरी से नहीं मिलेंगे यहाँ पर ये। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। श्रीलंका के अंदर काफी ज्यादा टेंशन है, तो मंदिर घूमना इनका बनता भी है इस टाइम पर खासकर। मैं तो सोच रहा था कि इंडिया में कैसे आगे चाइना वाले मंदिरों में जाते ना किसी में, इंडिया में क्या जरूरत पड़ गई आने की। चलिए जो भी है, बाकी यहाँ पर बात की जा रही है ऐसे ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं कि हाँ ये सारी बातें की जा रही हैं, कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है, अपोजिशन वाले ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो सब मुद्दे हैं कि कहां पर अयोध्या की लैंड का वो करवाओ और काओ जो है उसके बारे में यहाँ पर कोई कमेंट कर रहा है, उसके ऊपर फिर रीकमेंट आते हैं। तो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बात करें हमारी कंट्री के जो अभी यहाँ पर जो फॉरेन सेक्रेटरी है यहाँ पर जो श्रृंगला साहब, वो अभी यहाँ पर म्यांमार की विजिट पर थे, तो बोले थे कि अर्ली रिटर्न डेमोक्रेसी होनी चाहिए वहां पर जल्दी से जल्दी, जिससे शांति यहाँ पर आ सके, ठीक है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो डील है वो पैटर्न में चल रही है, तो उसको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। एक स्कीम के बारे में बात की जा रही है, कई बार स्टेट की स्कीम आप लोगों से पूछ ली जाती है। इसका नाम है यहाँ पर मिंदुम मांजापाई। मिंदू मांजापाई अगर पूछ ले किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो याद रखिएगा ग्रीन स्कीम यहाँ पर बताई जा रही है ताकि प्लास्टिक को जो खत्म किया जा सके, उसके चलते यहाँ पर सपोर्ट कराया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, क्लोथ्स के बैग वगैरह का यूज किया जाए, वो सब चीजें यहाँ पर वही डिस्ट्रीब्यूट इनके द्वारा किए भी जा रहे हैं। तो ये स्कीम इसलिए रहती है अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके, खासकर प्लास्टिक का यूज एंड थ्रो वाली बात होती है ना। बात करें यहाँ पर ये बात की जा रही है कि नोट ऑल मुस्लिम अपोज मैरिज बिल, तो इसके बारे में यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है, मैरिज बिल के बारे में बात की जा रही है कि कोई सारे मुस्लिम उसको अपोज नहीं कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज की डेट में बात करें तो एक मुद्दा यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो आप लोग याद रखिएगा
जो कि कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, यहाँ पर बेसिकली मुद्दा ये देखने को मिलता है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो कई बार तो ये रहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोग ज्यादा बातें करते हैं, कई बार उसको इग्नोर भी किया जाता है, पर लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ बातें आप लोग याद रखेगा। हमारे संविधान के जब अंदर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को डीपीएसपी देखने को मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 के अंदर में। पार्ट 4 के अंदर में ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के अंदर आप लोगों को नजर आएगा। इसी के अंदर एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 44 मतलब 44 यानी कि यूनिफॉर्म, याद रखिएगा यूनिफॉर्म इसके अंदर यहां पर आप लोगों को नजर आता है। तो इसके तहत ये माना जाता है कि एक तरीके से हमारे देश में अगर कोई महिला डाइवोर्स दे रही है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से है चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से है, तो उनको सबको फायदा मिलना चाहिए। शादी विवाह वाले मैटर जो है उनमें सब में एक जैसी चीजें सबको मिलनी चाहिए, ये बातें हैं। इसी के साथ में डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 37 भी है जो बोलता है कि ये सारी चीजें नॉन जुडिशियल है इन नेचर में, यानी कि कोई फोर्स नहीं कर सकता इनको। तो ये भी एक मुद्दा है, ठीक है। तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में आ चुकी है, क्योंकि चाइना जो है वहां पर दबदबा दिखा रहा है, तो वो सब मुद्दे हैं हमारे काम के नहीं है। बाकी यहाँ पर ओमिक्रॉन के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन याद जरूर रखना। अच्छा, हांगकांग के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा, यहाँ पर अभी 2 रिवॉल्यूशन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, और हांगकांग किस रिवर के किनारे पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मैंने डिस्कस किया था उसके बारे में, ठीक है। बताइए जरा, ओमिक्रॉन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो यूके के हॉस्पिटल है बेसिकली वो कह रहे हैं कि ज्यादा टाइट नहीं है, हल्का है, इतना नहीं कि ये जान ले लेगा। हाँ, ये है कि थोड़ा बीमार करेगा, पर डेल्टा जो कि इंडिया से बेसिकली कंफर्म किया गया था सबसे पहले, उसके कंपेयर में काफी हल्का है, ये बोला गया, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर इंडिया का जो शेयर है वो आज के दिन में बात करें, थर्ड डे भी ओमिक्रॉन का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि हमारी कंट्री में थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। आईओसी यहां पर बात करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अदानी टोटल जेवी टॉप यहां पर बिड है यहां पर सिटी गैस के लिए, यानी कि दिल्ली में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो बात की जा रही है खासकर गैस पाइपलाइन के अंदर में, कि कौन यहां पर इसकी बिड लेगा, कौन यहां पर इसका एक तरीके से की बोली लगाई जाती है यहां पर किसके हिस्से में आएगी यहां पर ये बिड, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। शब्द क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से मतलब एग्जैक्टली वर्ड नहीं निकल गया दिमाग से, ठीक है। वही सारी चीजें कि यहाँ किसके हिस्से में आएगा, कौन यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा चीजें। आरबीआई के द्वारा यहाँ पर फाइन लगा दिया गया, यहाँ पर आरबीआई फाइन वन मोबिक्विक, और इसी के साथ में जो स्पाइस मनी है। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, तो ये इकोनॉमी वाले सेक्शन में आप लोगों का देखने को मिलेगा। आज का जो सुडोकू है वो आप लोगों के सामने है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, तो इसको अटेम्प्ट करना, देखता हूँ कौन सही अटेम्प्ट करता है। कई सारे बच्चे अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आंसर जो काफी अच्छे से दिए गए तुषार के द्वारा। यहाँ पर मैंने पूछा था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। आस्काबाद एग्रीमेंट के बारे में पूछा था, तो सेंट्रल एशिया को पर्शियन बेसिकली गल्फ के साथ में कनेक्ट करता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर में, वोटिंग राइट जो है ये वोटिंग जो है यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट याद रखिएगा 50 के अंदर, क्योंकि 51वां यहाँ पर पॉलिटिशियन के लिए है, ठीक है। और बाकी कंचनजुंगा ये मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट और जिंगजियान उघर कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे यहाँ पर, जैसे ये मैंने बताया था यहाँ पर ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर था जो मैंने आप लोगों से पूछा था आस्काबाद के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का डी देखने को मिलेगा, पर्शियन गल्फ के साथ में ये इसको कनेक्ट करता है। मैंने डिटेल में डिस्कस किया था आप लोगों से, जो शाम को वीडियो आती है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। काफी प्यार से मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई थी। आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके भी आंसर आप लोगों को बता दूं, वरना फिर बोलोगे सर फिर से आप आंसर बताना भूल गए तो यहाँ पर इसका आंसर है बेसिकली नेशनल फार्मर्स डे जो होता है यहाँ पर किससे सेलिब्रेट है यहाँ पर ये, तो चौधरी चरण सिंह जी। तो डेट बतानी है आप लोगों को, डेट कौन सी है यहाँ पर जब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में कच्चादीव जो आइलैंड है मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन ओशन के अंदर इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो सारे आर्टिकल मैंने डिटेल में डिस्कस किए, एडिटोरियल आप लोगों के सारे कंप्लीट अच्छे से कवर किए, कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर जरूर दिया करो यार, अच्छा लगता है। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाता है, पर लेकिन सारी चीजें एक एक पॉइंट क्लियर करके चलता हूं, न्यूज एनालिसिस के साथ में सारी चीजें, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ में लेक्चर अगर पसंद आता है तो इसको आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर कमेंट कर और शेयर कर, और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। एक छोटी सी वीडियो आती है आप लोगों की मोटिवेशन की बार है, और एक 5 बजे आती है क्वेश्चन की, उसको अटेम्प्ट जरूर किया करो, काफी ज्यादा रिवीजन भी फायदा आप लोग का देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, तब तक के लिए जय हिंद।